ओके, तो थोड़ा सा हम रिवीजन करके आगे बढ़ेंगे। तो लास्ट सेशन में हमने क्या क्या देखा था आईसीडी में? कन्वेंशन देखा था, और है ना, ए में क्या था? कन्वेंशन था। ठीक है, और बी में क्या था? जनरल कोडिंग गाइडलाइन थी। ठीक है, और कन्वेंशंस में हमने क्या क्या देखा था? कन्वेंशंस में एनओएस, एनईसी, है ना, ये क्या होता है एनओएस एनईसी? एनओएस का क्या Not होगा? otherwise Not specified. नॉट otherwise अदरवाइज specified. स्पेसिफाइड, मतलब कि Specified. अनस्पेसिफाइड, है ना, Unspecified. मतलब कि कोई मेंशन ही नहीं है, इसका स्पेसिफिकेशन ही नहीं है। ठीक है, तो फिर ये सिलेक्ट करने हैं। और ये है वो क्या है? अदर स्पेसिफाइड। Not ठीक है, मतलब कि specified. क्लासिफिकेशन है, लेकिन क्लासिफिकेशन में जो अवेलेबिलिटी ऑप्शन है उसके अंदर नहीं मिल रहा है, तो फिर ये अदर स्पेसिफाइड वाला जो होगा वो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या देखा था? पंक्चुएशन में देखा था। ठीक है, तो पंक्चुएशन में ये क्या होता है? ब्रैकेट जो है उसको क्या है था कि अल्फाबेटिक इंडेक्स होगा तो फिर क्या होगा? मैनिफेस्टेशन कोड होता है ना, मैनिफेस्टेशन बताएगा। और टीएल में क्या होगा? एक्सप्लेनेटरी फ्रेजेस। ठीक है, और सिनोनिम ऐसा करके कुछ मिल रहा था। ठीक है, तो ये हमें ये है। और फिर ब्रैकेट आई मीन पैरेंथेसिस का क्या होता है? नॉन एसेंशियल मॉडिफायर। ठीक है, नॉन एसेंशियल मॉडिफायर्स। ठीक है, उसके बाद में क्या देखा था? इंक्लूजन, इंक्लूड्स और इंक्लूजन टर्म्स। ठीक है, इंक्लूड्स करके था और इंक्लूजन टर्म्स ये अलग था। तो क्या डिफरेंस है इसमें? इंक्लूड करके जो होगा वो कहाँ मिलेगा? कैटेगरी के साथ में मिलेगा। ठीक है, और इंक्लूजन टर्म मतलब के लिस्ट ऑफ सिनोनिम्स। ठीक है, कोड के नीचे या वो कहीं पे भी मिल सकता है, लेकिन इंक्लूड्स करके जो होगा वो कैटेगरी में ही मिलेगा। ठीक है, फिर हमने क्या देखा था कि रिपोर्ट करना है तो फिर क्या है? कोड ही कर सकते हैं। ठीक है, अगर रिकॉर्ड कर सकते हैं का मतलब क्या है कि वैलिड कोड, कंप्लीट कोड कर सकते हैं। ठीक है, तो वैलिड कोड, कंप्लीट कोड कैसे पता चलेगा? अगर आईसीडी बुक में मुझे पता करना है कि ये वैलिड है या नहीं वैलिड है तो कैसे होगा? या ये मान लो मैंने बुक में ओपन कर लिया। ठीक है, अब मैं कोई भी आपको बताता हूँ कोड, आपको वैलिड है या इनवैलिड है वो बताना है। ठीक है, तो ये H16.20 ये वैलिड है या इनवैलिड है? Valid है सर. Invalid. इनवैलिड होगा ना, देखो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर सर्कल के अंदर मिल रहा है ना, मतलब कि ये इनवैलिड है ना। ये क्या बोल रहा है कि कम से कम 6 होना चाहिए। तो अब ये 6 है तो मतलब ये वैलिड है ना, ये हम रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से सर्कल वाला जो होगा ना ये इनवैलिड है और ये भी इनवैलिड है। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि ये कैटेगरी है और ये सब कैटेगरी है, और ये कोड है, इसके अंदर कोई डिवीजन नहीं है ना, तो ये रिपोर्ट कर सकते हैं, मतलब कि ये वैलिड है और कंप्लीट भी है। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. ओके, Yes sir. और क्या क्या देखा था हमने? एक्सक्लूड वन, एक्सक्लूड टू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या तो होता है एक्सक्लूड्स वन और एक्सक्लूड्स टू? ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? एक्सक्लूड वन क्या होता है? नॉट कोडेड हियर, Portable. है ना, नॉट कोडेड हियर मतलब कि फॉर एग्जांपल एक्वायर्ड और कंजेनिटल कंडीशन होगा तो दोनों साथ में नहीं जाएगा। ठीक है, तो साथ में नहीं जाने वाला जो है वो बात एक्सक्लूड वन की होती है। और एक्सक्लूड टू में क्या है? नॉट दोनों. इंक्लूडेड हियर, है ना, मतलब के अंदर ओवरलैपिंग ही नहीं है, मतलब वो तो साथ में कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस ये है एक्सक्लूड वन और एक्सक्लूड टू का। और एक्सक्लूड वन का एक एक्सेप्शन भी है, किसी ने पढ़ाई किया है एक्सेप्शन? मैंने आपको बताया था ना क्या था एक्सेप्शन। एक्सक्लूड्स वन के अंदर एक एक्सेप्शन का भी नोट मिल रहा है, कुछ आइडिया है?
ठीक है, नॉट कोडेड ईयर ये जनरली सही है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में कर भी सकते हैं। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल भी वहाँ पे मिल रहा है। या किसी ने देखा है एक्सेप्शन एक्सक्लूड वन का? प्रियंका, आपने देखा है? नो सर। नो, नो प्रॉब्लम। तो अभी मैं नहीं करूँगा, क्योंकि एक बार आप कोई देख करके बताइएगा, ठीक है, तो मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा आप इंटरेस्ट लोगे ना तो ही फिर मैं समझा पाऊंगा, नहीं तो फिर अभी मैं बताऊंगा ऊपर से ही जाएगा। ठीक है, तो एक बार थोड़ा आपको देखना होगा उसको, और बाद में मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा। एग्जाम्पल अंदर दिया है ना, वो सही है। ठीक है, तो ये सारा हमने इसमें देखा था कन्वेंशन में। और जनरल कोडिंग गाइडलाइन में हमने देखा था ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो क्लिनिकल स्टाफ यूज आई मीन रिपोर्ट कर सकता है। तो इसमें 2023 में जो एडिशन हुआ है वो क्या है, अंडर इम्यूनाइजेशन स्टेटस। ठीक है, 2022 की बुक में वो नहीं था, अभी की बुक में होगा। उसके बाद में जनरल कोडिंग गाइडलाइन में हमने देखा था कि क्या होता है, मतलब थ्रेटन्ड कंडीशन का कैसे देखना है। ठीक है, फिर बॉर्डर लाइन कैसे होता है। ठीक है, और क्या क्या देखा था? एक्यूट ऑन क्रॉनिक है तो कैसे करेंगे, है ना? तो इसका क्या है गाइडलाइन? एक्यूट और क्रॉनिक एक साथ होंगे तो हम एक्यूट को पीडीएक्स करेंगे और क्रॉनिक को एक्सपीरियंस। हाँ, एक्यूट और क्रॉनिक का अलग अलग का आईसीडी कोड मिल रहा है। तो फिर एक्यूट वाला जो होगा वो पहले लगाएंगे, और क्रॉनिक वाला जो होगा वो बाद में लगाएंगे। ठीक है, और कोई कॉम्बो कोड है तो फिर तो एक ही कोड में बात बनेगी, तो उसके कोई वो नहीं है। ठीक है, फिर एंड होता है, मतलब कि एंड का वो तो खैर कन्वेंशन में था। ठीक है, एंड और करके था ना, विथ करके था, तो एसोसिएटेड विथ या ड्यू टू ऐसा करके था, तो वो तो कन्वेंशन में था। इसमें फिर कॉम्बिनेशन कोड था। ठीक है, जनरल कोडिंग में कॉम्बिनेशन कोड क्या होता है? सिंगल कोड फॉर मोर देन टू कोड्स, और कोड एंड एसोसिएटेड मैनिफेस्टेशन, या फिर कोड एंड एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन, तो ये कॉम्बो कॉम्बिनेशन कोड होता है। ठीक है, और फिर हमने गाइडलाइन में क्या देखा था कि अगर स्पेसिफिक डायग्नोसिस है, कंफर्म डायग्नोसिस है और इंटीग्रल सिम्टम है, तो कैसे होगा? कोई कंफर्म डायग्नोसिस है, डायग्नोसिस। सिर्फ और सिर्फ कंफर्म डायग्नोसिस करेंगे, है ना? कंफर्म डायग्नोसिस। डाय ओके, और कंफर्म डायग्नोसिस है और नॉन इंटी जो सिम्टम है वो नॉट इंटीग्रेटेड है, तो फिर तो दोनों होगा, है ना? कंफर्म डायग्नोसिस भी करेंगे, और जो नॉन इंटीग्रेटेड है, जो कि जिसका लेना देना नहीं है, जो बंडल नहीं है, उसके वो सिम्टम भी हमें रिपोर्ट करना होगा, लेकिन पहले जो होगा वो कंफर्म्ड डायग्नोसिस होगा। ठीक है, तो उसके बेस पे मैंने आपको एक टेबल भी शेयर किया था ना। ठीक है, तो टेबल में 35 कंडीशन सेग्रीगेट करके दिया हुआ है। ठीक है, तो उतना हमें क्या है कि टेंशन नहीं लेना है, लेकिन करते रहना है, ताकि क्या है कि आपको कम से कम उतना दिमाग में जाता रहेगा कि ये बंडल होता है, ये नहीं होता है, ऐसा करके। इसको मतलब कि रट्टा मारने का जरूरत नहीं है, बैठने की जरूरत नहीं है। तो हमने 5 तक पढ़ा था ना, तो आगे थोड़ा 10 मतलब कि 5 और 5 पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो कैंसर है तो उसमें फिर साइन एंड सिम्टम में क्या होगा? फटीग होगा, वेट इंक्रीज और वेट लॉस, स्किन सिम्टम्स, रैश, लंप, चेंजेस इन बाउल हैबिट्स, मसल और जॉइंट पेन, ये सारे कैंसर के साइन एंड सिम्टम्स है। कापोसी सार्कोमा में रैश, लंप, बम्प, अनएक्सप्लेन्ड कफ, चेस्ट पेन, स्टमक और इंटेस्टाइनल पेन, है ना? कापोसी सार्कोमा का ये है। और डायरिया, लिम्पेडिमा, लेग स्वेलिंग। ठीक है, अजीब सा है, मतलब डायरिया भी है इसके अंदर। कापोसी सार्कोमा जनरली तो स्किन का है ना, लेकिन यहाँ पे डायरिया है, और स्टमक और इंटेस्टाइनल पेन भी है, लिम्पेडिमा, और अनएक्सप्लेन्ड कफ, चेस्ट पेन भी है। आर्थराइटिस है तो जॉइंट पेन, स्टिफनेस, स्वेलिंग, रेडनेस, डिक्रीज्ड रेंज ऑफ मोशन, सेम है ऑस्टियोआर्थराइटिस में। और सीजर डिसऑर्डर जो कि एपिलेप्सी होता है, तो इसमें है टेम्पररी कंफ्यूजन, स्टेरिंग स्पेल्स, स्टिफ मसल्स, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, अनकंट्रोलेबल जर्किंग ऑफ लेग और आर्म, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स, फियर, एंजाइटी, ये सब सीजर डिसऑर्डर में होता है।
ठीक है, तो सीजर के बारे में एक और बात याद रखना है कि सीजर डिसऑर्डर अलग है और सीजर खाली है तो अलग है। ठीक है, तो मतलब कि दोनों का आईसीडी कोड अलग होता है, सीजर का अलग है, सीजर डिसऑर्डर का आईसीडी अलग है। ठीक है, तो 10 हमने देखा है और बाद में हम करते रहेंगे इसको। ठीक है, तो आए थे हम मतलब के चैप्टर स्पेसिफिक पे आ गए थे, है ना, सी से हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड भी हुई है 2023 में। ठीक है, और उसका लेकिन ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, जो ऐड हुआ है ना वो आपको मैं बता दूंगा। ये आपको फ्रीली मिल जाएगा, ये वेबसाइट पे, सीएमएस की वेबसाइट पे ICD-10 CM ऑफिशियल गाइडलाइन 2023 करोगे ना तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें देखेंगे हम। अब ये जो है HIV पहला चैप्टर है ना, वो हमारा सर्टेन इन्फेक्शस पैरासाइटिक डिजीज A और B का है, A002 B99 U07.1 U09.9, ये सारा इसमें आएगा। अब इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है, क्या क्या है, HIV और सेप्सिस। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से समझना है। ठीक है, तो उससे पहले लेकिन हम जो है वो रटने वाली चीजें हैं वो एक बार देख लेंगे। ठीक है, तो ये हमें बाय आरटी होना चाहिए। तो यहाँ पे B20 में लिखा है HIV डिजीज, HIV इलनेस, एड्स, एडवांस HIV। ठीक है, और Z21 एसिम्टोमेटिक HIV, पॉजिटिव HIV या नॉन HIV। ठीक है, कैसे यूज करना है वो हम देखेंगे। और Z11.4 HIV स्क्रीनिंग, Z71.7 HIV नेगेटिव विथ काउंसलिंग, R75 इनकंक्लूसिव HIV सीरोलॉजी, O98.7 डेस इन केस ऑफ प्रेग्नेंट पेशेंट। ठीक है, तो जब HIV का क्वेश्चन होगा और मेंशन होगा कि फीमेल पेशेंट प्रेग्नेंट है, तो फिर सबसे पहला ये कैटेगरी का ICD लगेगा। अब ये जो है HIV रिलेटेड कंडीशन या ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कहा जाता है। तो इसमें ये याद रखना है, ठीक है, एनल सर्वाइकल कैंसर बिल्कुल भूलना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन इसके ही आते हैं ज्यादातर। कापोसी क्या आते हैं, कापोसी सार्कोमा क्या होता है, HIV रिलेटेड कंडीशन है, एकदम टोक पीट के दिमाग में बैठा दो। लिम्फोमा भी HIV रिलेटेड कंडीशन है। न्यूमोनिया, ट्यूबरक्यूलोसिस, कैंडिडाइसिस, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, CMV, साइटोमेगालोवायरस, क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, क्रिप्टोस्पोरिडोसिस, लिस्पेनियासिस, माइकोबैक्टीरियम एवियन कॉम्प्लेक्स, न्यूमोसिस्टिक कैरिनिया न्यूमोनिया और टॉक्सोप्लाज्मोसिस। और भी है लेकिन ये मतलब के इंटरव्यू पर्पज, रिटर्न टेस्ट पर्पज उससे है। और ये जो आगे वाली जो दो लाइनें है ना, वो CPC एग्जाम के पर्पज से आपको याद रखनी है। तो ये कंडीशन जब भी आएगा ना, ठीक है, तो हमें लाइट क्या होनी चाहिए कि ये HIV रिलेटेड कंडीशन है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, गाइडलाइन देखेंगे। तो यहाँ पे है ना HIV गाइडलाइन दिया है और सबसे पहले उसमें पॉइंट दिया है कि कोड ओनली कंफर्म्ड केसेस। ठीक है, तो इसका थोड़ा हमें समझना पड़ेगा, कोड ओनली कंफर्म्ड केसेस। तो यहाँ पे दो टाइप का कोडिंग होता है, ठीक है, इन पेशेंट कोडिंग और आउट पेशेंट कोडिंग। ठीक है, तो इस दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कुछ आइडिया है, इन पेशेंट कोडिंग, आउट पेशेंट कोडिंग? गाइडलाइन डिफरेंट होती है। ठीक है, तो इन पेशेंट कोडिंग होगा ना तो उसमें जो टर्मिनोलॉजी होती, डायग्नोसिस की कौन सी होती, प्रिंसिपल डायग्नोसिस। ठीक है, लेकिन आउट पेशेंट कोडिंग होगा उसमें फिर क्या होगा, प्राइमरी डायग्नोसिस। ठीक है, तो प्रिंसिपल डायग्नोसिस की एक डेफिनेशन भी है UHDDS, यूनिफॉर्म हॉस्पिटल डिस्चार्ज डेटा सेट के जो गाइडलाइन है कि द कंडीशन फॉर विच हॉस्पिटल एडमिशन इज ओकेजन। तो प्रिंसिपल डायग्नोसिस होता है इन पेशेंट कोडिंग। लेकिन बेसिकली इन पेशेंट कोडिंग में क्या होगा कि रूल आउट वाला जो होगा ना, रूल आउट, ठीक है, प्रोबेबल और लाइकली, कंसिस्टेंट विथ, ठीक है, ये सारा जो होगा ना वो क्या होगा, कोडेड। ठीक है, और ये सारी कंडीशन अगर आउट पेशेंट में मिल रही है तो यहाँ पे क्या होगा, नॉट कोडेड। नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो डिफरेंस है। ठीक है, तो इन पेशेंट में आपको पता है कि भाई लाइकली होगा, कंसिस्टेंट होगा तो भी हम कर सकते हैं।
ठीक है, लेकिन आउट पेशेंट में नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये HIV एक ऐसा मामला है कि इन पेशेंट में भी नहीं करेंगे। ठीक है, अगर लाइकली है ना HIV, मान लो इन पेशेंट कोडिंग आप कर रहे हो और वहां पे भी लाइकली HIV दिया है ना, तो नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि ये गाइडलाइन क्या बोल रही है, कोड ओनली कंफर्म्ड केसेस। ठीक है, तो समझ में आया क्या है इसका? इन पेशेंट गाइडलाइन के रेफरेंस में ये सेंटेंस है। क्लियर है? यस सर। है ना? तो सबसे पहला पॉइंट है कि कोड ओनली कंफर्म्ड केसेस। अब दूसरा ध्यान क्या रखना है, ये वाला बॉक्स में। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट जब भी होगा ना, तो क्या है कि रीजन फॉर एनकाउंटर हम चेक करेंगे। सबसे पहला HIV का कोई भी क्वेश्चन होगा ना, तो रीजन फॉर एनकाउंटर क्या है वो देखना है। ठीक है, तो रीजन फॉर एनकाउंटर में दो चॉइस है कि एक हो सकता है कि HIV रिलेटेड कंडीशन होगी। ठीक है, और दूसरा हो सकता है कि HIV के साथ नहीं रिलेटेड है, ऐसी कंडीशन होगी। ठीक है, तो अभी हम ऐसी कंडीशन का डिस्कस कर रहे हैं जो कि रिलेटेड है। तो कौन सी थी रिलेटेड? हमने अभी देखी थी ना, क्या क्या नाम पड़ा था HIV रिलेटेड कंडीशन में? लिम्फोमा, पाइफोसिस निमोनिया। और निमोनिया। निमोनिया। ठीक है, एनल सर्विकल कैंसर, कापोसी सार्कोमा, लिम्फोमा, न्यूमोनिया, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, क्रिप्ट CMV। ठीक है, इस तरह के था। ठीक है, तो इस तरह का कुछ भी आता है तो हमें पता होना चाहिए कि ये HIV है। तो सबसे पहले देख पता करना है कि रीजन फॉर एनकाउंटर है वो HIV रिलेटेड कंडीशन है या नहीं है। अगर है, ठीक है, तो दूसरे पॉइंट पे क्या करना है, क्वेश्चन में कहीं पे भी HIV या एड्स का कोई ग्रामेटिकली पॉजिटिव सेंस में है कि नहीं है वो देखना है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नंबर 1 में क्या करना है, चेक फॉर रीजन फॉर एनकाउंटर। नंबर 2 में क्या करना है, चेक फॉर HIV और एड्स गिवन ग्रामेटिकली पॉजिटिव सेंस। अब ग्रामेटिकली पॉजिटिव सेंस से क्या मतलब है कि मानो ऐसा दिया है कि क्वेश्चन में HIV तो है, लेकिन सेंटेंस ऐसा है कि पेशेंट हैज नो हिस्ट्री ऑफ HIV, तो क्या हो गया, ये ग्रामेटिकली नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो उसको नहीं मानेंगे, है ना। लेकिन अगर पॉजिटिव सेंटेंस में है तो फिर वो ग्रामेटिकली पॉजिटिव है ना, तो फिर हमें ये वाली गाइडलाइन फॉलो करनी है। तो ये गाइडलाइन में पहले क्या लिखा है कि अगर HIV या एड्स ग्रामेटिकली पॉजिटिव कहीं पे भी मिल गया क्वेश्चन में, ऊपर नीचे बीच में कहीं पे भी, तो सबसे पहला वाला जो ICD होगा ना, वो क्या होगा, B20 होगा। ठीक है, और दूसरा वाला जो होगा वो क्या होगा, HIV रिलेटेड कंडीशन जो होगी ना, उसका ICD कोड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे लिखा है, क्या लिखा है नोट में, नो नीड टू लुक फॉर द वर्ड्स विथ HIV। ठीक है, तो HIV के साथ में HIV पॉजिटिव, HIV एसिम्टोमेटिक, वो सारा जो क्राइटेरिया वो यहाँ नहीं देखना है। ठीक है, कहाँ नहीं देखना है, जहाँ HIV रिलेटेड की बात हो रही है वहाँ की बात हो रही है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा एक पैटर्न बनाने की कोशिश करेंगे, ब्रेन में एक पैटर्न बन जाएगा ना, तो फिर काफ़ी आसानी से होगा काम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस तरह से समझना है। तो पेशेंट कम्स इन टुडे विथ कंप्लेंट्स ऑफ A, तो A का आपको दे दिया जाएगा, A क्या है। उसके बाद में द फिजिशियन परफॉर्म्ड XYZ टेस्ट एंड द टेस्ट रिजल्ट केम बैक पॉजिटिव फॉर B, B भी दिया जाएगा। और पेशेंट C, मतलब C भी, ABC आपको मिलेगा और आपको देखना है। ठीक है, तो सबसे पहला एक दिया है कि पेशेंट कम्स इन विथ रेस। उसके बाद में टेस्ट हुआ और टेस्ट के बाद में डायग्नोस क्या हुआ, कापोसी सार्कोमा हो गया। ठीक है, और पेशेंट एज ए हिस्ट्री ऑफ HIV। ठीक है, तो यहाँ पे रीजन फॉर एनकाउंटर क्या है, रेस है ना, यस। रेस लेके आया था। अब पूछेंगे कि भाई रेस जो है वो HIV रिलेटेड कंडीशन है, तो रेस तो हमने देखा था कि कहीं नामो निशान ही नहीं था, रेस तो क्या है, सिम्टम है। ठीक है, तो ये तो नहीं है, मतलब कि HIV रिलेटेड कंडीशन नहीं है, तो यहाँ पे नो लिखा है। ठीक है, अब स्टेप 2 में क्या करना है, आफ्टर द टेस्ट क्या डायग्नोस क्या हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे डायग्नोस क्या हुआ है, कापोसी सार्कोमा हुआ है। ठीक है, अब स्टेप 3 में क्या देखना है कि जो रीजन फॉर एनकाउंटर है क्या है, रेस। तो रेस जो है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कापोसी सार्कोमा है क्या। ठीक है, तो अब ये कैसे पता चलेगा कापोसी सार्कोमा में रेस आता है कि नहीं आता है, जो मैंने आपको टेबल दिया है ना वो देखना है आपको। ठीक है, तो कापोसी सार्कोमा का अभी अभी तो हमने देखा था कि नहीं था रेस, यस सर। था ना। यस सर।
ठीक है। हाँ। तो अब क्या हो गया कि भले ही यहाँ पे ऊपर लिखा है कि ये नहीं है, रीजन फॉर एनकाउंटर नो लिखा है ना, लेकिन अल्टीमेटली रीजन फॉर एनकाउंटर क्या हो गया, HIV रिलेटेड ही हो गया। क्यों? क्योंकि कापोसी सार्कोमा के अंदर ही रेस आ जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट समझना है। स्टेप 3 में क्या लिखा है, is the reason for encounter integral part of the definite diagnosis, that is rash is sign and symptom of Kaposi sarcoma। तो यस है ना, यस है, मीन्स रीजन फॉर एनकाउंटर अल्टीमेटली टर्न्ड इनटू HIV रिलेटेड कंडीशन। ये समझ में आता है? कोई किसी को भी डाउट तो नहीं है इसमें? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये समझोगे ना तभी काम बनेगा। ठीक है, रीजन फॉर एनकाउंटर पे क्या हो गया, अल्टीमेटली HIV रिलेटेड हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो कापोसी सार्कोमा है वो क्या है, डेफिनेटिव डायग्नोसिस है, और इसका ही साइन एंड सिम्टम लेके पेशेंट आया था इनिशियली। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो गया, रीजन फॉर एनकाउंटर HIV रिलेटेड हो गया। HIV। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि भाई ग्रामेटिकली पॉजिटिव है कि नहीं है, HIV या एड्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे C में क्या है, पेशेंट एज ए हिस्ट्री ऑफ HIV। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ग्रामेटिकली पॉजिटिव ही हुआ ना। ठीक है, तो यहाँ पे यस कर दिया है कि हाँ ग्रामेटिकली पॉजिटिव सेंस में है। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, B20 लगाएंगे, और उसके बाद में कापोसी सार्कोमा का जो ये होता है ICD वो लगा देंगे। ठीक है, तो ये समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, तो अभी ऐसे ही यस दूसरा सर। करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सीवियर SOB लेके आया है, उसके बाद में पेशेंट को डायग्नोज हुआ है ट्यूबरक्यूलोसिस, और लास्ट में दिया है कि पेशेंट हैज HIV डिजीज। ठीक है, तो यहाँ पे रीजन फॉर एनकाउंटर क्या है, SOB। इज इट HIV रिलेटेड? नहीं है, क्योंकि ये साइन एंड सिम्टम है। ठीक है, और आगे दिया है कि भाई क्या हुआ है, डेफिनेटिव डायग्नोसिस, तो ट्यूबरक्यूलोसिस। अब ट्यूबरक्यूलोसिस के साइन एंड सिम्टम में SOB है, तो कैसे पता चलेगा, यहाँ से आपको देखना पड़ेगा ट्यूबरक्यूलोसिस कहाँ पे है। ये रहा ऊपर। कौन से ऊपर नंबर ऊपर पे? 11 15। हाँ 11 11। ओके, है ना, तो यहाँ पे कॉफिंग है, SOB है ना, तो SOB है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पहले इनिशियली यही टेबल का यूज कर लेना है। ठीक है, तो ट्यूबरक्यूलोसिस के अंदर ही SOB आता है, तो अगेन यहाँ पे भी क्या हो गया कि रीजन फॉर एनकाउंटर जो है वो अल्टीमेटली HIV रिलेटेड ही माना जाएगा। ठीक है, तो अब रीजन फॉर एनकाउंटर तो HIV रिलेटेड निकल गया, और ग्रामेटिकली HIV भी है, तो फिर सबसे पहला कोड कौन सा लगेगा, B20। B20। गुड। ठीक है, और उसके बाद में क्या लगेगा, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस की ICD जो होगी वो लगेगी। गुड। ठीक है, ऐसे ही तीसरे नंबर पे करो, परसिस्टेंट फटीग लेके आया है, लिम्फोमा निकला है डायग्नोसिस, और नॉन HIV पेशेंट इस तरह से दिया है। ठीक है, तो सोच करके बताओ कि क्या होगा, पहला वाला कोड क्या होगा और दूसरा वाला कोड क्या होगा। ठीक है, लिम्फोमा का साइन एंड सिम्टम कौन सा होता है वो मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। ठीक है, लिम्फोमा यहाँ पे ये रहा। ठीक है, फीवर फटीग यहाँ पे ही मिल गया है। ठीक है, तो अब आपके लिए आसानी से बता सकते हो। B20 और फिर B20 पहले जाएगा, ओके, फिर लिम्फोमा। यस लिम्फोमा परफेक्ट, है ना, सेकंड। तो B20 पहले लगाएंगे और लिम्फोमा का ICD बाद में जाएगा। ओके, 4 नंबर डिस्निया लेके आया है, न्यूमोनिया निकला है, और इग्नोर सेंटेंस, है ना, इग्नोर सेंटेंस मतलब के उसको है ही नहीं ऐसा मान लेना है। तो अब क्या होगा, ठीक है, न्यूमोनिया का साइन एंड सिम्टम एक बार बता देता हूँ। तो न्यूमोनिया का ये है, कफ है, SOB है, नोजिया वॉमिटिंग, फीवर, स्वेटिंग, चिल्स, फीवर, चेस्ट पेन ऑन ब्रीदिंग, कफिंग। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया है, डिस्पनिया। तो डिस्पनिया भी एक तरह से निमोनिया रेस्पिरेटरी का है ना, साइन तो सिम्टम। डिस्पनिया मान लो, यहाँ पे भले नहीं दिया है लेकिन होता ही है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि क्या होगा ICD। इसमें B20 प्राइमरी नहीं दे सकते हैं ना? यस, नहीं दे सकते हैं, फिर क्या होगा, कैसे करेंगे, क्या होगा फिर कोडिंग, सिर्फ और सिर्फ केराटिन पर न्यूमोनिया ही होगा।
है ना, मिलेगा। क्योंकि डिस्पनिया तो उसका साइन एंड सिम्टम है, तो खाली न्यूमोनिया का आईसीडी जो होगा वो यहाँ लगा देंगे J18.9। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई HIV और एड्स का कोई मेंशन ही नहीं है, रेफरेंस ही नहीं है, तो डेफिनेटली नहीं जाएगा। खाली और खाली क्या लगेगा, न्यूमोनिया का ही होगा। ठीक है, ओके। आगे वाला देखो, वेट लॉस लेके आया है, एनल कैंसर डायग्नोज हुआ है और साथ में लिखा है हैज एसिम्प्टोमेटिक HIV। कैंसर में वेट लॉस और वेट गेन होता ही है। ठीक है, तो माइंड में ही रख लेना है वो। और एनल कैंसर जो है वो HIV रिलेटेड कंडीशन में आता भी है। ठीक है, B20 और फिर एनल कैंसर। ओके परफेक्ट, है ना। B20 पहले और बाद में ICD एनल कैंसर की लगेगी। ओके, 6 नंबर में देखो, इंक्रीज वेजिनल डिस्चार्ज सर्वाइकल कैंसर हैज नो हिस्ट्री ऑफ HIV, इस तरह से मिल रहा है। ठीक है, तो अब आप सोच के बताओ क्या होगा कोडिंग। B20 cervical cancer. ओके, एनी अदर आंसर? स्टेप 4 में देखो, स्टेप 4 में क्या दिया हुआ है। नो HIV। Negative for positive sense. ओके, तो फिर क्या होगा आंसर? Cancer only. सर्वाइकल कैंसर जैसे। हाँ यस, है ना, ओनली सर्वाइकल कैंसर ही होगा, क्योंकि यहाँ पे नो हिस्ट्री ऑफ HIV दिया है ना, तो B20 जाने का कोई सवाल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ सर्वाइकल कैंसर का ICD लगाना होगा। क्लियर है? Okay. ओके, 7 नंबर देखो, ओरल थ्रस्ट लेके आया है, कैंडिडाइसिस डायग्नोज हुआ है, जो कि HIV रिलेटेड कंडीशन है, और हैज नोन एड्स ऐसा करके दिया हुआ है। B20 B20 और candidate. candidiasis. यस परफेक्ट, है ना, B20 पहले लगाएंगे और कैंडिडाइसिस बाद में जाएगा। ठीक है, अब दूसरा ये 8 नंबर में क्या है, इंक्रीज्ड हेडेक लेके आया है और हाइपरटेंशन निकला है, और ये पॉजिटिव फॉर एड। अब ये इसका गाइडलाइन अलग है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए ना, उसमें हमने देखा कि ये वाला जो टेबल था ना, ये वाला स्क्वायर, उसमें से हमने किया। तो अब फोकस करते हैं राइट साइड में। तो मान लो कि रीजन फॉर एनकाउंटर जो है वो नॉट रिलेटेड टू HIV है। ठीक है, तो नॉट रिलेटेड टू HIV है ना, तो सबसे पहले क्या करना है कि जो भी नॉट रिलेटेड कंडीशन है वो हमें पहले कर देनी है। सपोज हाइपरटेंशन है तो हाइपरटेंशन पहले, डायबिटीज है तो डायबिटीज, आजमा है तो आजमा। ठीक है, जो भी नॉट रिलेटेड है वो सबसे पहले लगा देना है, उसकी ICD सबसे पहले लगा देना है। और उसके बाद में B20 तभी लगाएंगे जब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर इस तरह का मिलेगा। क्या मिलेगा, HIV डिजीज होगा, या फिर HIV इलनेस होगा, या फिर एड्स होगा, या फिर एडवांस HIV होगा। इस चार में से होगा ना, तो फिर जो दूसरा वाला ICD होगा वो क्या लगेगा, B20 लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में इस तरह का नहीं है, ये इस तरह का है, HIV पॉजिटिव है या फिर HIV सिम्टोमेटिक है या नॉन HIV है, तो फिर दूसरा वाला जो ICD होगा वो कौन सा होगा, Z21 हो जाएगा। रिपीट करो, कोई भी बंदा यहाँ से पढ़ के बताओ क्या बताया मैंने। या प्रियंका आप बोल दो। अगर इन अनरिलेटेड कंडीशन होगा और उसको HIV भी होगा, अगर डॉक्यूमेंट में मेंशन है कि HIV डिजीज है, HIV इलनेस है, एड्स है, तभी हम पहले हम अनरिलेटेड कंडीशन को कोड करेंगे और सेकेंडरी हम B20 कोड करेंगे। ओके गुड। अगर डॉक्यूमेंट में अनरिलेटेड कंडीशन लेके आया है प्लस डॉक्यूमेंट में मेंशन कर रहा है कि HIV पॉजिटिव है या फिर HIV एसिम्प्टोमेटिक है या नॉन HIV है, तो हम उसमें पहली कंडीशन में अनरिलेटेड को कोड करेंगे, सेकेंडरी Z21। ओके, तो बेसिकली आपको पता चला कि अभी यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्ड का कॉम्बिनेशन भी देखना होगा, है ना, कि HIV के साथ में डिजीज है, इलनेस है, एड्स है, एडवांस HIV है, तो फिर जो ICD है वो B20 लेना है। और अगर इस तरह से है
HIV पॉजिटिव, HIV एसिम्टोमेटिक, नॉन HIV, तो फिर Z21 वाला उठाना है ना। तो वही फॉलो करना है। ठीक है, तो अब ये जो एग्जांपल है उसमें यही है, इंक्रीज हेडेक लेके आया है और क्या हुआ है, डायग्नोज हाइपरटेंशन और पॉजिटिव फॉर एड्स मिल रहा है। ठीक है, तो पहला वाला कोड तो अनरिलेटेड मतलब हाइपरटेंशन का I10 ही जाएगा, फिर दूसरे में क्या लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एड्स है तो B20 ही जाएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो आगे वाला देखते हैं। तो इसमें आप बताइए, इसमें भी वैसे जवाब तो लिख ही दिया है मैंने यहाँ पे, क्योंकि HIV पेशेंट है तो क्या होगा, Z21 हो जाएगा, है ना। सेम टू सेम ऊपर वाला ही है, लेकिन यहाँ पे चेंज हो नॉन गया है। एचआईवी। ठीक है, अब आगे वाला देखो, 10 नंबर में क्या होगा, फॉलो अप ऑफ ब्लड शुगर और डायबिटीज मेलिटस डायग्नोज हुआ है और नॉन HIV दिया है। ठीक है, तो सबसे पहला और दूसरा कौन सा होगा, डायबिटीज प्राइमरी, नॉन और एचआईवी जेट। Z21। Z21। ओके गुड। ठीक है, ओके, आगे वाले में क्या होगा, 11th में स्किन रेस्ट लेके आया है, एक्जिमा डायग्नोज हुआ है, हैज HIV डिजीज ऐसा दिया है। प्राइमरी एक्जिमा, B20 सेकेंडरी। ओके परफेक्ट, है ना, B20 जाएगा। ठीक है, यहाँ पे SOB लेके आया है, आस्मा डायग्नोज हुआ है, एसिम्प्टोमेटिक HIV मिल रहा है। अस्थमा और Z21। ओके Z20। परफेक्ट, गुड। स्किन रेस्ट लेके आया है, एक्जिमा डायग्नोज हुआ है, HIV पॉजिटिव। एक्जिमा Z21। ओके गुड। वीजिंग लेके आया है, आस्मा है और एडवांस HIV दिया है। आस्थमा अस्थमा B20। और B20। ओके गुड। फीवर लेके आया है, न्यूमोसिस्टिस कैरिनियाई न्यूमोनिया और HIV इलनेस ये दिया है। नमूनिया जाएगा सर और फिर B20। B20। B20 पहले लगाएंगे ना, उल्टा क्यों बोल रहे हो, यहाँ पे निमोनिया। कंडीशन हाँ HIV हाँ। रिलेटेड है ना, तो B20 ही पहले हम्म। जाएगा, है ना। यस सर। ठीक है, B20 जाएगा और बाद में न्यूमोसिस्टिस कैरिनिया न्यूमोनिया निमोनिया। वाला बाद में जाएगा। ठीक है, फिर कफ है, न्यूमोनिया हुआ है डायग्नोज और नॉन HIV ऐसा दिया है। B20 निमोनिया। B20 और ओके निमोनिया। परफेक्ट। ओके, नोज ब्लीड लेके आया है, हाइपरटेंशन डायग्नोज हुआ है और नॉन HIV दिया हुआ है। हाइपरटेंशन और Z21। ओके Z21। परफेक्ट गुड। जॉइंट पेन इन हैंड लेके आया है, आर्थराइटिस डायग्नोज हुआ है, आर्थराइटिस। एसिम्प्टोमेटिक HIV। आर्थराइटिस Z21। ओके परफेक्ट। जॉइंट स्टिफनेस इन हैंड, ऑस्टियोआर्थराइटिस, HIV डिजीज। आर्थराइटिस नहीं, ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस और फिर B20। ओके B20। परफेक्ट। फीवर लेके आया है, ट्यूबरक्यूलोसिस डायग्नोज हुआ है और नो हिस्ट्री ऑफ HIV डिजीज ऐसा मिल रहा है। नो हिस्ट्री, ट्यूबरक्लोसिस। ओनली ट्यूबरक्यूलोसिस, गुड। ओके, कंफ्यूजन लेके आया है, क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस और HIV डिजीज मिल रहा है। B20 क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस। ओके परफेक्ट। ठीक है, 22 में क्या लिखा है, स्टिफ नेक लेके आया है, प्रोबेबल क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, प्रोबेबल है, ठीक है, और नो हिस्ट्री ऑफ HIV डिजीज। स्टिफ नेक। क्या होगा, नो नो पॉजिटिव। किसी ने कोई जवाब दिया वो एकदम सही है, स्टिफ नेक ही होगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि प्रोबेबल है तो वो तो होगा नहीं, और नो यस हिस्ट्री ऑफ सर। HIV है तो वो भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टिफ नेक का जो स्टिफ भी नेक। होगा ICD वही होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। ठीक है, डिफिकल्टी ब्रीदिंग लेके आया है, आस्थमा और HIV डिजीज की हिस्ट्री है। ठीक है, तो क्या होगा, अस्थमा अस्थमा और B20। ओके B20। गुड। ब्लड विजन लेके आया है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस डायग्नोज हुआ है और HIV डिजीज की हिस्ट्री है। टॉक्सोप्लाज्मोसिस HIV रिलेटेड प्लाज्मोसिस और होता है। HB2। HIV B20 रिलेटेड B20 और टॉक्सोप्लाज्मोसिस। टॉक्सोप्लाज्मोसिस। यस, है ना। ओके, 25 में है, एब्डोमिनल पेन लेके आया है, हेपेटाइटिस डायग्नोज हुआ है और HIV इलनेस दे रहा है। हेपेटाइटिस B20। ओके परफेक्ट।
ओके, फटीक लेके आया है, साइटोमेगालोवायरस डायग्नोज हुआ है और HIV इलनेस हिस्ट्री है। तो साइटोमेगालोवायरस B20। उल्टा कर दिया ना, B20 पहले जाएगा ना, CMV B20 भी तो HIV रिलेटेड ही है। वो डाउट था। है ना, CMV HIV रिलेटेड है, तो B20 पहले और CMV बाद में। ओके, स्वेलिंग ऑन ट्वीट लेके आया था और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर डायग्नोज हुआ है, पॉजिटिव HIV दिया है। CHF और B20। ओके, परफेक्ट। 28 नंबर में एब्डोमिनल ब्लोटिंग लेके आया है, कोलिसिस्टाइटिस हुआ है और एडवांस HIV डिजीज ऐसा मिल रहा है। HIV पॉजिटिव मीन Z21 देंगे ना सर लास्ट क्वेश्चन में? कौन से लास्ट में? 28 प्रीवियस का वाले। चल रहा है, अभी 28 पे है, ठीक है, 29 बाद में करेंगे, 28 का देखिए। नहीं, 27 प्रीवियस में। वाला हाँ, 20। 27 वाला, 21। हाँ वो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और सेकेंडरी कोड Z21 0। या वाला। हाँ Z21 ही जाएगा, हाँ ठीक है। B20 बोला था इस। अच्छा, सॉरी सॉरी, तो फिर मैं धुन में बोल गया होगा, ठीक है। पॉजिटिव HIV है तो Z21 ही होगा। गुड, ठीक है। 28 में देखो। कोलिसिस्टाइटिस B20। ओके, B20 क्योंकि एडवांस HIV है। गुड। और 29 में स्किन रेस्ट लेके आया। ओके, तो 29th में लेके आया है स्किन रेस्ट और प्रोबेबल कापोसी सार्कोमा और एडवांस HIV डिजीज इस तरह से मिल रहा है। स्किन रैश और B20। ओके, परफेक्ट। अब लास्ट में रह गया है एब्डोमिनल पेन और लाइकली पेंक्रियाटाइटिस और HIV पॉजिटिव। एब्डोमिनल पेन Z21। ओके, परफेक्ट है ना। तो बस ये हमें पैटर्न दिमाग में एकदम सेट कर देना है, तो क्वेश्चन सही से होगा। ठीक है, तो एक आध हम क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन कैसे होता है ना, वो भी सॉल्व करने में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कोई HIV वाला क्वेश्चन। ये वाला देखो, 9th वाला। ठीक है, 9th में क्या मिल रहा है? दिस HIV पॉजिटिव पेशेंट इज एसिम्टोमेटिक and never had any opportunistic infections. He is being seen today by his primary care physician for moderate major depressive disorder single episode. ठीक है, तो रीजन फॉर एनकाउंटर क्या है यहाँ पे? रिलेटेड है या नॉन रिलेटेड है? डिप्रेशन। नॉन रिलेटेड। नॉन रिलेटेड, ठीक है। तो नॉन अब कौन सा रिलेटेड। रूल आउट हो जाएगा आंसर? या रूल आउट नहीं करना है तो कौन सा सिलेक्ट करोगे कि इसमें से ही मेरा आंसर होगा? ए और सी में से होना चाहिए, सी आंसर है। ए में तो होगा ही नहीं, ए पे कहाँ ध्यान दे रहे हो? ए तो रूल आउट ही कर दूंगा मैं, ए और बी तो रूल आउट कर दूंगा ना, है ना। क्यों? क्योंकि नॉन रिलेटेड है तो नॉन रिलेटेड कंडीशन ही पहले जाएगी ना। ठीक है, तो हम्म। सी और डी में से मैं आंसर पिक करूंगा, और ए और बी में, क्योंकि बी तो एकदम स्ट्रेट अवे निकल जाएगा और ए भी निकल जाएगा, क्योंकि Z21 ऐसे तो जाएगा नहीं ना पहले। ठीक है, तो सी और डी। अब सी में क्या डी। है कि Z21 है, तो वही तो हमारे काम का है, क्योंकि यहाँ पे HIV हम्म। पॉजिटिव दिया हुआ है ना, तो B20 तो लग नहीं सकता, तो सी इसका आंसर है। ठीक है, तो यही आपको मेथड बस यही अप्लाई करनी है। ठीक है, दूसरा देखते हैं कोई क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे 12th नंबर का देखो। 36-year-old patient with advanced HIV is admitted to the hospital with red purplish spots and severe leg swelling. They are diagnosed with skin Kaposi sarcoma. Report ICD-10 cm course. ठीक है, तो ये जो है वो कापोसी सार्कोमा, आपको पता है कि ये HIV रिलेटेड वाली ही है कंडीशन, और ये जो स्पॉट और वो सब है वो कापोसी सार्कोमा के साइन एंड सिम्टम होते हैं।
ठीक है, तो कैसे होगा अभी? A, सी डी सी सी, किसी का आंसर सी है, किसी का ए है और किसी का डी है, मतलब 3 आंसर मिल रहा है ना? डी आंसर किसका है? डी दिल्ली मेरा है, आंसर गलत है। मेरा प्रियंका आपका है? यस सर। ओके, तो बताइए कि बी क्यों सही है? गलत नहीं है, वो सही है। डी वाला सही है, ठीक है, गलत नहीं है। ठीक है, गलत मतलब कि सी तो गलत ही है। ठीक है, क्योंकि क्या है कि कापोसी सार्कोमा क्या है, एचआईवी रिलेटेड कंडीशन है, और पॉजिटिव सेंस में एचआईवी भी है, तो B20 तो जाएगा ही जाएगा पहले, है ना? तो उसके हिसाब से बी और सी निकल मिल गया। जाएंगे। ठीक है, अब रह गया ए और बी। अब ए नहीं सिलेक्ट करेंगे, हम डी ही करेंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि ये जो होता है वो क्या होता ए है, में लेग इसके स्वेलिंग होता साइन है, एंड और सिल। लेग स्वेलिंग तो हम्म। आपको यहाँ पे देखोगे ना, तो कापोसी सार्कोमा में लेग स्वेलिंग opposite side. एरिया दिया है ना? ठीक है, तो हम्म। अंदर ही आ जाता है। ठीक है, तो ये डी जो है वो सही है। क्लियर है? Included. ओके या सर। ठीक है, तो डी इसका आंसर सही है, परफेक्ट है। गुड। ओके, अब ये 21 वाला जो है ना, वो पेशेंट प्रेगनेंसी वाला किस्सा है। ठीक है, तो प्रेगनेंसी वाला होता है तो हमने गाइडलाइन में, मतलब कि एमआरटी में क्या पढ़ा है कि सबसे पहला जो कोड होगा ना वो क्या होगा, प्रेगनेंसी। O98.7 वाला होगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से ए Okay. और सी निकाल देंगे और बी और डी रह गया। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, द पेशेंट इज ए 25-year-old फीमेल एडमिटेड विद डिफिकल्टी ब्रीदिंग, सी हैज एड्स एंड इज 21 वीक्स प्रेग्नेंट, वर्कअप रिवील्स न्यूमोसिस्टिस कैरिनियाई न्यूमोनिया। ठीक है, तो अब आसान है, क्या होगा? बी। बी बॉम्बे B. वाला होगा, है ना? क्योंकि B20 तो जाएगा ही जाएगा, है ना? और बाद हम्म। में ये जाएगा जो कि ये है B59, और ये जो है वो 21 वीक्स का स्टेटस कोड है। ठीक है, गुड। Yes. ओके, ये वाला देख लो 32। HIV पॉजिटिव पेशेंट बीइंग ट्रीटेड टुडे फॉर टॉक्सोप्लाज्मोसिस ऑफ ब्रेन। किस में से आंसर होगा पहले ये बताओ, ठीक है, कि ABCD में से किस ऑप्शंस में से हमारा आंसर होगा? B and D. यस, गुड, है ना? बी एंड डी में से होगा। ठीक है, तो अब बी एंड डी में देखो, बी में क्या है, B58.9 है, और यहाँ पे B58.2 है। ठीक है, तो .9 जो होता है वो क्या होता है, अनस्पेसिफाइड होता है ना? और .9 को छोड़ के कुछ होगा तो वो स्पेसिफाइड होगा। ठीक है, तो मान लो मैं देखता हूँ B58.2 क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, टॉक्सोप्लाज्मा मेनिंजो एंसिफेलाइटिस। ठीक है, तो मेनिंजिस कहाँ पे होता है, ब्रेन में ही होता है ना? ठीक है, Brain. तो यहाँ पे क्या दिया है इसने, ब्रेन का ही दिया हुआ है ना, कहाँ गया, ये रहा, ब्रेन। ठीक है, तो ये मोर स्पेसिफिक कोड है, और ये क्या है, अनस्पेसिफाइड है। देखो यहाँ पे मैं 9 कर दूंगा ना, यहाँ पे ही देख लेते हैं। ठीक है, तो B58.9 में क्या दिखा रहा है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस अनस्पेसिफाइड। ठीक है, तो हम अनस्पेसिफाइड क्यों लेंगे जब हमारे पास स्पेसिफिकली दिया है कि क्या है, ब्रेन का है ना? तो आंसर क्या होगा, डी होगा, डी। क्लियर है? Yes, sir. या यस किसी सर। को भी डाउट नहीं है ना इसमें? नीतेश, आपको क्लियर है? यस सर। ओके, गुड। ठीक है, तो ये हमारा HIV का गाइडलाइन हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चलो वो बाद में देखेंगे। उसके बाद में क्या है कि सेप्सिस का भी ऐसे ही गाइडलाइन है। सेप्सिस का बड़े सिंपल तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये HIV का हो गया, और इसके बाद में सेप्सिस का गाइडलाइन है। तो सेप्सिस होता क्या है वो थोड़ा सा आइडिया दिमाग में रखना है। तो सेप्सिस मीन्स ब्लड पॉइजनिंग, ब्लड में टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी, पॉइजन की अमाउंट बढ़ जाएगी, तो सेप्सिस हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया है सेप्सिस ICD इंक्लूड्स
सिस्टमिक इन्फेक्शन एंड कॉजल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म कॉज करने के लिए जिम्मेदार होते हैं वो कॉजल ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। तो दोनों चीज का इंफॉर्मेशन एक आईसीडी कोड में मिलेगा। कौन सी दोनों चीज? सिस्टमिक इन्फेक्शन और कॉजल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो कि सेप्सिस का आईसीडी कोड होगा ना, इस दोनों में ये मीन्स इस कोड में ये दोनों इंफॉर्मेशन मिलेगा। उसके बाद में यह यूरोसेप्सिस इज नॉन स्पेसिफिक नॉट सेप्सिस क्वेरी द प्रोवाइडर। ठीक है, तो यूरोसेप्सिस को कोडिंग नहीं कर सकते क्योंकि वो नॉन स्पेसिफिक है। अगर ऐसा कुछ आता है तो क्वेरी करनी पड़ेगी। उसके बाद में गाइडलाइन है कि अगर सिंपल खाली सेप्सिस है तो फिर क्या है, ओनली वन आईसीडी कोड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अकेला सेप्सिस दिया है ना तो एक ही आईसीडी लगाना है। सीवियर सेप्सिस दिया है तो मिनिमम 2 आईसीडी चाहिए होगा। ठीक है, और सेप्टिक शॉक दिया है तो मिनिमम 3 आईसीडी चाहिए होगा। तो गाइड जब इंटरव्यू में पूछा जाए ना तो आपको पहले इतना ही बताना है कि गाइडलाइन में ऐसा बताना है कि खाली सेप्सिस है तो ओनली 1 आईसीडी, सीवियर सेप्सिस है तो मिनिमम 2 आईसीडी, और सेप्टिक शॉक है तो मिनिमम 3 आईसीडी। और चौथे पॉइंट में क्या बताना है, सेप्सिस लिंक्ड विद ऑर्गन फेल्योर, तो उसको हमें एज ए सीवियर सेप्सिस कोड करना है। ठीक है, लिंक्ड होना चाहिए ऑर्गन फेल्योर के साथ में। ठीक है, अगर लिंक्ड नहीं है तो क्वेरी करनी है ऐसी गाइडलाइन। अभी नई गाइडलाइन ये है, पहले बाय डिफॉल्ट ही हो जाता था, मतलब कि अलग अलग दिया है तो भी कर सकते थे। अभी ऐसी गाइडलाइन नहीं है, अभी लिंक्ड होना चाहिए, अगर नहीं है तो क्वेरी करना ऐसी गाइडलाइन है। ठीक है, तो कोई बताएगा अगर मान लो इंटरव्यू में पूछा है टेल मी सेप्सिस गाइडलाइन, तो क्या जवाब देना है? या बताओ जल्दी बोलो। सिंपल जो डेफिनेशन मैंने बताई ना वो रिपीट करो। लावण्या बोलो। अगर इम्प्रेशन में ओनली सेप्सिस दे रहा है तो ओनली एक कोड कोड करना है, A41.9। ओके। अगर इम्प्रेशन में सीवियर सेप्सिस करके बोलने से 2 कोड्स कोड ओके, करना है, और सेप्टिक शॉक बोलने से 3 कोड कोड करना है, मिनिमम 3 है ना, मिनिमम 3। ठीक है, मिनिमम 3। ओके, चौथे पॉइंट और में। sepsis linked with organ failure means minimum 2 codes with organ failure code. यस, ठीक है। तो गाइडलाइन अगर कोई पूछा जाता है ना तो ये बता देना है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम और समझेंगे। तो जो सीवियर सेप्सिस है ना उसमें मिनिमम 2 आईसीडी कोड चाहिए होंगे। ठीक है, तो पहला वाला इस तरह से सिस्टमिक इन्फेक्शन का होगा, है ना। अब यहाँ पे A41.XX लिखा है ना, तो ऐसा नहीं है कि A41 वाला ही होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो कोई दूसरा भी हो सकता है, लेकिन समझने के पर्पज से यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो ये एकदम हार्ड एंड फास्ट फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, सिस्टमिक इन्फेक्शन का होगा, और दूसरा वाला जो होगा ना वो यही होगा, क्या होगा, R65.2X। ठीक है, तो यहाँ पे 2X है ना, तो उसमें क्या होगा, चॉइस कौन सी होगी, R65.20 एक हो गया, और R65.21। 1 ठीक है, तो ये जो 20 है वो क्या है, विदाउट, क्या है, विदाउट सेप्टिक Septic शॉक shock विदाउट सॉक, है ना, सेप्टिक सॉक। ठीक है, और ये 21 है वो क्या है, विथ सॉक विद with सेप्टिक शॉक। septic. है ना। तो अगर सॉक का मेंशन दिया गया है तो फिर से 21 वाला होगा सिलेक्ट, अगर सॉक नहीं है तो फिर R65.20 होगा। ठीक है, तो ये माइंड में ही सेट कर देना है। और ये जो है R65.2 वाला जो कोड है ना वो कभी भी फर्स्ट लिस्टेड नहीं हो सकता है, ये एकदम दिमाग में छाप लो। ठीक है, R65.2X कैन नॉट बी फर्स्ट लिस्टेड आईसीडी। ठीक है, ऐसा क्यों फर्स्ट लिस्टेड आईसीडी नहीं, ऐसा मतलब मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि Without कोड फर्स्ट करके sepsis. मिलेगा इसके अंदर। देखो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, उसके हमने कल देखा था ना कोड फर्स्ट। ठीक है, तो वो नोट हमें R65.2 में भी मिलेगी। तो उसका मतलब क्या हुआ कि पहले कोड फर्स्ट में जो कंडीशन होगी वो करेंगे, और बाद में ही हम R65.2 वाला लगा सकते हैं।
ठीक है, तो R65 पे क्या लिखा है, सिम्टम्स एंड साइंस स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विथ सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन। तो 1 है वो SIRS का है, और हम अभी 2 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 में मैं आपको बताता हूँ। देखो ये 2 है, सीवियर सेप्सिस, और ये कैटेगरी है। ठीक है, और यहाँ पे ये सिंबल है कोड फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी काफ़ी सारी लंबी लिस्ट है, उसमें से जो होगा वो पहले जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में ही ये जा सकता है ना। ये मतलब कि इसका एक्सेप्टेबल रिपोर्टेबल कोड। ठीक है, ये तो क्योंकि कैटेगरी है तो वो तो होगा नहीं कोड। ठीक है, तो सबसे पहले ये होगा, है ना। कोड फर्स्ट में जो भी दिया है वो उसमें से होगा। उसके बाद में या तो 20 होगा अगर सॉक के बिना है तो, और सेप्टिक सॉक है तो फिर 21 होगा। ठीक है, और दूसरा 65.1 में भी ये मिल रहा है। ठीक है, तो देख सकते हो आप R65.1 में भी कोड फर्स्ट, तो उसमें भी ये T67.0 और S002 T88 इसमें से पहले लगेगा, और बाद में ही ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा देख सकते हो आप R65.1 के अंदर क्या मिल रहा है, एक्सक्लूड 1, और एक्सक्लूड 1 के सामने क्या लिखा है, R65.2। मतलब क्या हुआ कि R65.1 और R65.2 साथ में नहीं हो सकते, है ना। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि एक जो है वो क्या है, नॉन इन्फेक्शियस है ना। R65.1 है वो क्या है, नॉन इन्फेक्शियस है, और ये जो है वो इन्फेक्शियस है ना। उत्तर दक्षिण जैसा बात हो गया है, तो साथ में तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो क्लियर है, ये गाइडलाइन क्लियर है यहाँ तक। यस सर। यस सर। ठीक है, अब तीसरे में है कि सेप्टिक सॉक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सॉक वर्ड है ना, सॉक लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली पहला कोड क्या होगा, सिस्टमिक इन्फेक्शन का होगा, और दूसरा हमेशा क्या हो सकता है, R65.21 ही होगा। यहाँ पे 20 होने का कोई चांस नहीं है ना, क्योंकि सॉक है इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड ये दे दिया है कि R65.21 और T81.12 अब ये कब यूज होगा, जब पोस्ट प्रोसीजरल होगा ना, पोस्ट प्रोसीजरल सेप्टिक शॉक। उसका मतलब क्या है कि कोई प्रोसीजर किया गया पेशेंट के ऊपर, उसके बाद में हुआ है सेप्टिक शॉक, तो फिर हमें ये नहीं लगाना है, ये इन्फेक्शियस है, और ये क्या है, कॉम्प्लिकेशन का कोड है। ठीक है, तो फिर पोस्ट प्रोसीजरल सेप्टिक शॉक है तो फिर ये लगाएगा T81.12 और तीसरा कोड होगा वो ऑर्गन डिस्फंक्शन या ऑर्गन फेलियर का होगा। ठीक है, तो समझ में आया ये क्या है, बताओ, रिपीट करो क्या बताया मैंने। या प्रमोद रिपीट करो। अगर सेप्टिक सेप्टिक शॉक दिया है तो A41 वाला प्राइमरी करेंगे, और सीवियर सेप्सिस विद सेप्टिक शॉक का करेंगे। अगर पोस्ट प्रोसीजरल कॉम्प्लिकेशन पोस्ट प्रोसीजरल है तो T8112 का कोड करेंगे विद ऑर्गन ओके, डिस्फंक्शन और ऑर्गन फेलियर। ओके परफेक्ट, है ना, तो ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, और सेप्सिस अगर लिंक्ड हुआ है ऑर्गन फेलियर के साथ में, तो उसको हमें सीवियर सेप्सिस में करना है। और गाइडलाइन है, इफ द डॉक्यूमेंटेशन इज नॉट क्लियर एज टू वेदर एन एक्यूट ऑर्गन डिस्फंक्शन इज रिलेटेड टू द सेप्सिस और अनदर मेडिकल कंडीशन, क्वेरी द प्रोवाइडर। ठीक है, तो अब ये जो गाइडलाइन है मैं आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ। जो भी हमने देखा ना HIV का, ये इस तरह से मिल रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बहुत लंबा बना के दिया हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको अगर रीड करना है ना तो कंफ्यूजन होगा। ठीक है, अब ये जो है वो नया एडिशन है। ठीक है, इस 20,000 आई मीन 2023 जो बुक है ना, उसमें ये मिलेगा। ठीक है, तो ये गाइडलाइन हमें देखनी पड़ेगी क्योंकि वो पुराने में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, एन एक्सेप्शन टू दिस गाइडलाइन इज इफ द रीजन फॉर एडमिशन इज hemolytic uremic syndrome associated with HIV disease, assign code D59.31 infection associated with hemolytic uremic syndrome followed by B20। ठीक है, तो एकमात्र एक्सेप्शन ये है कि जब पेशेंट लेके आया होगा, रीजन फॉर एनकाउंटर क्या होगा, हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम एसोसिएटेड विद HIV डिजीज। ठीक है, तो भी हमें क्या करना है, B20 पहले नहीं लगाना है, हमें ये वाला D59.31 जो होता है हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम का ICD, वो पहले लगाना है, और B20
बाद में लगाना है, एक्सेप्शन है ये। क्लियर है? एक बार रिपीट Yes, करो sir. या तो रीड कर लो कोई भी एक। An exemption to this guidelines is if the reason for admission is hemolytic uremic syndrome associated with HIV disease, assigned code D59.31, infection associated hemolytic uremic syndrome, followed by code B20, human immunodeficiency virus HIV disease. ओके, तो जब भी रीजन फॉर एनकाउंटर हीमोलाइटिक यूरमिक सिंड्रोम है ना, तो फिर B20 गलती से भी पहले नहीं लगाना है। ठीक है, भले ही वो HIV गाइडलाइन के हिसाब से है, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलरली एक्सेप्शन दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेप्शन है तो B20 बाद में जाएगा। ठीक है, ऐसा ही सेप्सिस में भी यही सेम टू सेम कंडीशन मिल रहा है, वो भी इसी मतलब कि 2023 में ही ऐड किया गया है। ठीक है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। और गाइडलाइन मतलब कि आपको बुक जो 22 की होगी ना, उसमें नहीं होगा ये पैराग्राफ। कौन सा है यहाँ पे है ना, और इन्फेक्शन आगे मिलेगा। ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, इफ द रीजन फॉर एडमिशन इज hemolytic uremic syndrome that is associated with sepsis, assign code D59.31, infection associated with hemolytic uremic syndrome as the principal diagnosis. Codes for underlying systemic infection and any other condition such as severe sepsis should be assigned as secondary diagnosis. ठीक है, तो ये जो hemolytic uremic syndrome जो है ना, वो ऐसा कंडीशन है जो कि हमें पहले ही करना है, D59.31। ठीक है, तो ये एडिशन है 2023 का, याद रखना है। ठीक है, अगर कंफ्यूजन होता है तो गाइडलाइन में देख लेना है। ठीक है, वैसे कंफ्यूजन होने का कोई चांस नहीं है, खाली इतना याद रखना है, डी वाला हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम होगा ना, तो डी वाला कोड पहले देना है बस। ठीक है, ओके। ये वाला कोड जो है ना, MRSA, वो सब बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर टेब्यूलर गाइडलाइन फॉलो करोगे ना, तो ये गाइडलाइन का कोई मतलब नहीं है, तो इसको खाली फोकट में पढ़ेंगे नहीं हम। ठीक है, टेब्यूलर लिस्ट मतलब कि टेबल में जाके हम जो फॉलो करते हैं ना, एक्सक्लूड 1 एक्सक्लूड 2 कोड बस, तो आराम से जो होगा ना वही यहाँ पे दिया गया है, तो इसको बेजामारी करने से कोई फायदा नहीं है, इसको हटा देते हैं। और जीका वायरस वाला एक बार पढ़ लेंगे, बहुत ही सिंपल है वो भी। कोड ओनली कंफर्म्ड केसेस, है ना, कंफर्म डायग्नोसिस, तो मतलब कि ये अगर ये जो गाइडलाइन होगी ना, कोड ओनली कंफर्म डायग्नोसिस, तो इसका रेफरेंस क्या होगा, इन पेशेंट कोडिंग। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हम आउट पेशेंट में तो करते ही नहीं है। ठीक है, अन नॉट कंफर्म डायग्नोसिस जो होता है वो आउट पेशेंट में तो होता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोड ओनली कंफर्म डायग्नोसिस करके दिया है ना, तो मतलब कि ये इन पेशेंट के बारे में बता रहा है। तो इन पेशेंट का मान लो कोई कर रहा है, तो जीका वायरस मतलब कि लाइकली दिया है ना, तो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ दिया है कि कोड ओनली कंफर्म डायग्नोसिस ऑफ जीका वायरस A92.5 जीका वायरस डिजीज एज डॉक्यूमेंटेड बाय द प्रोवाइडर। दिस इज एन एक्सेप्शन टू द हॉस्पिटल इन पेशेंट गाइडलाइन सेक्शंस 2। ये तो मैंने बता ही दिया है आपको। ठीक है, उसके बाद में दिया है कि इफ द provider documents suspected possible or probable Zika, do not assign A92.5, assign a code explaining the reason for the encounter such as fever, rash or joint pain और Z20.821। ठीक है, तो अगर probable possible इस तरह के में दिया है ना जीका, तो फिर जो रीजन लेके आया था ना वो कर सकते हैं, या फिर Z20.821 कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में ये सब कोविड वाला नया ऐड हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी दिया है कि कोड ओनली कंफर्म्ड केसेस, मतलब के ICD आई मीन इन पेशेंट गाइडलाइन। ठीक है, तो कोविड का जो कोड है ना, वो क्या होता है, U07.1। ठीक है, U07.1 दैट इज COVID-19। ठीक है, तो इस तरह से अगर COVID-19 डायग्नोज हुआ है ना, तो ये लगेगा, और साथ में कोई मैनिफेस्टेशन है तो मैनिफेस्टेशन वाला बाद में लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे गाइडलाइन है कि इफ द प्रोवाइडेड डॉक्यूमेंट सस्पेक्टेड पॉसिबल प्रोबेबल इनकंक्लूसिव COVID-19 डू नॉट असाइन U07.1। ठीक है, तो सस्पेक्टेड पॉसिबल लाइकली प्रोबेबल ये सब नहीं होगा, और इंस्टेड क्या करना है, तो साइन एंड सिम्टम जो भी लेके आया होगा ना वो करना पड़ेगा। सीक्वेंसिंग ऑफ कोडिंग,
ठीक है, व्हेन कोविड-19 मीट्स द डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल डायग्नोसिस, कोड U07.1 should be sequenced first, followed by the appropriate code for the associated manifestation, except when another guideline requires that certain codes be sequenced first, such as obstetrics, sepsis or transplant complications. ठीक है, तो बेसिकली अपना कोविड हुआ है ना, कोविड-19 डायग्नोज हुआ है, ठीक है, तो फिर कोविड-19 का आईसीडी माने U07.1 पहले करेंगे और एसोसिएटेड मैनिफेस्टेशन बाद में करेंगे, लेकिन ये सारा एक्सेप्शन है। ऑब्स्टेट्रिक होगा तो फिर वो वाला ही जाएगा, ठीक है, सेप्सिस होगा तो फिर सिस्टमिक इन्फेक्शन पहले जाएगा और इस तरह से है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे कुछ कैटेगरी दिया है। तो एक्यूट रेस्पिरेटरी मैनिफेस्टेशन ऑफ कोविड-19, सबसे पहला एग्जांपल है न्यूमोनिया का, ठीक है। तो न्यूमोनिया, पेशेंट विथ न्यूमोनिया कंफर्म्ड एज ड्यू टू कोविड-19, इस तरह से है, तो फिर U07.1 पहले और J12.82 न्यूमोनिया ड्यू टू कोरोना वायरस, तो ये बाद में जाएगा, इस तरह से है। ऐसे ही फिर एक्यूट ब्रोंकाइटिस है कंफर्म्ड ड्यू टू कोविड-19, ठीक है, तो जो भी है ये एक्यूट ब्रोंकाइटिस है वो ड्यू टू कोविड-19 है, तो U07.1 और J20.8 बाद में। लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ठीक है, तो उसमें U07.1 और J22 बाद में, ठीक है। उसके बाद में documented COVID-19 as being associated with respiratory infection NOS, U07.1 और J98.8। acute respiratory distress syndrome, तो उसमें U07.1 और J80। acute respiratory failure, तो U07.1 और J96.0 डैश, ठीक है, तो 00 होगा तो एक्यूट होगा और अनस्पेसिफाइड होगा तो 90 हो जाएगा, ऐसा है, ठीक है। नॉन रेस्पिरेटरी मैनिफेस्टेशन ऑफ कोविड-19, ठीक है, तो नॉन रेस्पिरेटरी होगा तो यहाँ पे दिया है व्हेन द रीजन फॉर एनकाउंटर एडमिशन इज नॉन रेस्पिरेटरी मैनिफेस्टेशन इनटू ब्रैकेट वायरल एंटराइटिस ऑफ कोविड-19, assign U07.1 COVID-19 as the principal and assign for the manifestation as additional diagnosis। ओके, एक्सपोजर टू कोविड-19 तो सिंपल है, ये Z20.822 फॉर एसिम्टोमेटिक इंडिविजुअल्स विथ एक्यूट और सस्पेक्टेड एक्सपोजर। तो इसका मतलब क्या है, एक्सपोजर मतलब कि उसको सिम्टम नहीं है, जो भी पेशेंट है उसको सिम्टम नहीं है, लेकिन वो किसी एक फैमिली में या फिर किसी एक के साथ में कांटेक्ट में आया है जो कि पॉजिटिव था, ठीक है, जिसको भी था ऐसा, तो उस केस में ये वाला लग जाएगा, एक्सपोजर टू कोविड-19 Z20.822। स्क्रीनिंग फॉर कोविड-19, तो यहाँ पे लिखा है कि ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक स्क्रीनिंग कोड इज जनरली नॉट अप्रोप्रिएट, ठीक है, डू नॉट असाइन Z11.52 एनकाउंटर फॉर स्क्रीनिंग फॉर कोविड-19। तो ये अभी पैंडेमिक के डेफिनेशन में ही आ रहा है ना, तो अभी ये यूज नहीं करना है ये वाला आईसीडी, ठीक है। जब पैंडेमिक ओवर होकर के पूरा मतलब कि एस्टेब्लिश कर दिया जाएगा कोविड-19 को, तो उसके बाद में ये वाला यूज करेंगे, ऐसा है, ठीक है। तो Z11.52 है तो कोविड स्क्रीनिंग का ही है, लेकिन अभी के लिए यूज नहीं करना है, ऐसा है। Signs and symptoms without definitive diagnosis of COVID-19 for patients presenting with any signs and symptoms associated with COVID-19 such as fever, etc., but a definitive diagnosis has not been established, assign appropriate code for each of the presenting signs and symptoms such as, ठीक है, जो भी लेके आया है ना वो कर देना है बस। Asymptomatic individual who test positive for COVID-19, for asymptomatic individuals who test positive for COVID-19, see guideline IC 1G1A. Although the individual is asymptomatic, the individual has tested positive and is considered to have COVID-19 infection, ठीक है। 1G1A, तो 1G1A में हमने A में जो देखा था ना वही होगा ना ये, ठीक है। 1G1A कोड ओनली कंफर्म्ड केसेस, ठीक है, तो घुमा फिरा के वही लेके आया है।
पर्सनल हिस्ट्री ऑफ कोविड-19 Z86.16, फॉलो अप विजिट आफ्टर कोविड-19, तो इसमें Z09 वाला पहले लगाएंगे और उसके बाद में Z86.16, ठीक है। ये जो होता है Z09 फॉलोअप का और Z86.16 पर्सनल हिस्ट्री का होता है। एनकाउंटर फॉर एंटीबॉडी टेस्टिंग, तो उसका फिर Z01.84 है, ठीक है। तो इन शॉर्ट आपको यहाँ पे देख लेना है, ये सारा याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी syndrome U07.1 COVID-19 as the principal and M35.81. पोस्ट कोविड-19 इन्फेक्ट कंडीशन तो U09.9, ठीक है। तो ये तो याद ही रख लेना है ताकि इधर उधर ढूंढने का जरूरत नहीं पड़े। दो कोड याद रखना है हमें, U07.1 जो होता है कोविड-19 और U09.9 पोस्ट कोविड कंडीशन, ठीक है। अब ये जो है वो नया है, अंडर इम्यूनाइजेशन फॉर कोविड-19 स्टेटस Z28.310, अनवैक्सीनेटेड फॉर कोविड-19 may be assigned when the patient has not received COVID-19 vaccine of any type, ठीक है। कोई भी टाइप का वैक्सीन नहीं रिसीव किया है तो Z28.310, और 311 है ना वो पार्शियली वैक्सीनेटेड, मतलब कि दो होता है ना, दो डोज में से एक ले लिया है तो फिर ये वाला जाएगा, लेकिन दोनों नहीं लिया तो Z28.310, ठीक है। तो ये क्लियर Yes, sir. है ना। तो बेसिकली यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है कि देखनी ही पड़ेगी, सारा हम नहीं याद रखेंगे, है ना। U07.1 और U09.9 इतना चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 ओवर, ठीक है। उसके बाद में हमारा है चैप्टर नंबर 2 जो कि है नियोप्लाज्म का है, और अल्फ़ाबेट है C002 D49, ठीक है। तो नियोप्लाज्म दो वर्ड से बना हुआ है, ठीक है, नियो और प्लाज्म, ठीक है। तो नियो क्या होता है, नियो मतलब कि न्यू, और प्लाज्म क्या होगा, ग्रोथ होगा ना, ठीक है, सेल, ठीक है। तो न्यू ग्रोथ होगा ना तो न्यू प्लाज्म होगा, और मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म और बिनाइन न्यूप्लाज्म हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। क्या होता है मैलिग्नेंट और बिनाइन, या बोलिए बोलिए, जल्दी बोलना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन मैलिग्नेंट होता है ना। हाँ, मैलिग्नेंट जो स्प्रेडिंग होता है और बिनाइन जो होता है या मैलिग्नेंट होगा तो रिकरिंग, स्प्रेडिंग एंड लाइफ थ्रेटनिंग, ये दो स्प्रेडिंग। पॉइंट है, और बिनाइन है मतलब कि नॉट रिकरिंग, नॉट स्प्रेडिंग, नॉट हार्मफुल, ठीक है। तो यहाँ पे सेम टू सेम हमें याद, मतलब कि यही यूज होगा, ठीक है। तो इसमें से ही करते हैं पहले, क्योंकि वहाँ पे लंबा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने बुक में दिया है ना उसमें हो सकता है कि कुछ गलतियाँ होगी क्योंकि कुछ चेंज हो गया है, ठीक है। तो उसको करेक्ट कर देना, ये जैसे ये भी गलत ही है, ठीक है, यहाँ पे गलत है, और आई थिंक ये तो सही होगा, लेकिन कुछ ना कुछ होगा गलती। न्यूप्लाज्म तो यहाँ पे दिया है न्यू एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यूज एज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैंसर, और मेटास्टैटिक मीन्स रिकरिंग और स्प्रेडिंग टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स लाइफ थ्रेटनिंग, ठीक है। यहाँ पे है ना दो कंसेप्ट है, मेटास्टैटिक टू और मेटास्टैटिक फ्रॉम, ठीक है। तो टू और फ्रॉम का थोड़ा हम समझेंगे। तो ये जो कॉलन कैंसर मेटास्टैटिक टू पैंक्रियास, ठीक है। तो इसको सिंपल कैसे है, मान लो जनरल एग्जांपल से लेते हैं इसको, ठीक है, दिल्ली टू आगरा, ठीक है। तो यहाँ पे दिल्ली क्या हो गया, ओरिजिनेटिंग स्टेशन, है ना, और आगरा क्या हो गया, डेस्टिनेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक ये तो जनरल लैंग्वेज है ना, तो इसमें आपको समझ में आया होगा कि इस तरह से दिल्ली टू आगरा लिखते हैं, तो टू के पहले जो होता है वो क्या होगा, ओरिजिनेटिंग होगा, और आगरा मतलब कि टू के बाद में है तो डेस्टिनेशन होगा, है ना। अगर सेम टू सेम है तो उसको दूसरी किस तरह से लिख सकते हैं, आगरा फ्रॉम दिल्ली, तो ये भी एक ही चीज है ना, ठीक है।
तो आगरा फ्रॉम दिल्ली है तो मतलब कि आगरा तो डेस्टिनेशन ही रहेगा इसमें, और दिल्ली ओरिजिनेटिंग स्टेशन ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बस यही है। ठीक है, कोलन कैंसर मेटास्टेटिक टू पैंक्रियाज, तो ओरिजिनल कहाँ है? कोलन कैंसर। टू के पहले है, मतलब ये ओरिजिनल है ना, तो ओरिजिनल का मतलब यहाँ पे क्या समझना है? प्राइमरी समझना है ना। टू के पहले है वो क्या है? प्राइमरी है, प्राइमरी मैलिग्नेंसी। और टू के बाद में है तो क्या है वो? सेकेंडरी मैलिग्नेंसी है। सेकेंडरी। ठीक है, तो अब कोड हमको असाइनमेंट करना होगा ना, तो फिर कैसे करना पड़ेगा? टेबल में जाएंगे। ठीक है, कहाँ जाएंगे? टेबल ऑफ न्यूप्लाज्म में। ठीक है, तो कोलन का पहले देखेंगे। ठीक है, तो कोलन का क्या मिला? तो पहली कॉलम हमें पता है कि किस चीज की होती है? प्राइमरी की होती है, और दूसरी प्राइमरी। कॉलम होती है वो सेकेंडरी की। ठीक है, सेकेंडरी। तो अब यहाँ पे कोलन कहाँ मिल रहा है? प्राइमरी में मिल रहा है, टू के पहले है तो क्या है? प्राइमरी। ठीक है, तो इसके लिए जो उठाएंगे ना कोड, वो कौन सा उठाना है? C18.9 करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे C18.9 लिख दिया। ठीक है, और अब जो पैंक्रियाज है, ठीक है, तो पैंक्रियाज क्या है? सेकेंडरी है। ठीक है, तो इसमें फिर मैं सेकंड कॉलम में से उठाऊंगा। सपोज मैं पी में गया। ठीक है, पैंक्रियाज है, लेकिन अभी है C25.9 नहीं लूंगा, क्या लूंगा? C78.89। ठीक है, तो यहाँ पे C78.89। ठीक है, अब ये किस केस में है? ये हमारा ये वाला है, मतलब कि कोलन कैंसर मेटास्टैटिक टू पैंक्रियाज। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? जो भी मैंने बताया आपको समझ में आया कि कैसे मैंने कोलन कैंसर का प्राइमरी का आईसीडी लिया और पैंक्रियाज का सेकेंडरी का लिया? समझ में आया? यस। ओके, लेकिन यहाँ पे एक दूसरा भी है। यहाँ पे क्या है कि ये तो आपने निकाल लिया। ठीक है, अब इसमें ऐसा है कि भाई जो पेशेंट आया है ना, वो रीजन फॉर एनकाउंटर किस लिए है? तो कोलन की ट्रीटमेंट के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे यही ऑर्डर फॉलो होगा, C80.9 और C78.89। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ उल्टा कर देते हैं, रीजन फॉर एनकाउंटर पैंक्रियाज का ट्रीटमेंट हो गया है। ठीक है, तो अब उल्टा हो जाएगा, मतलब पैंक्रियाज का सेकेंडरी वाला था वो पहले लगाएंगे, और कोलन का प्राइमरी वाला बाद में लगाएंगे। क्लियर है? समझ में आया? यस सर। है ना? Yes, sir. तो ये ध्यान में रखना है, पहले इस तरह से कोड निकाल लेना है, और फिर देखना है कि रीजन फॉर एनकाउंटर कौन सा है ना, उसके हिसाब से सीक्वेंस करेंगे। ठीक है, तब जाके कुछ बात बनेगी, मतलब आंसर तभी मिलेगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और रीजन फॉर एनकाउंटर जो होगा ना, उसके हिसाब से सीक्वेंस होगा। ठीक है, और प्राइमरी सेकेंडरी कैसे होगा? तो वो मेटास्टैटिक टू या मेटास्टैटिक फ्रॉम के हिसाब से होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद में गाइडलाइन है ये, यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है। टेबल ऑफ न्यूप्लाज्म 6 कॉलम ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। कौन कौन सा होता है कॉलम? 6 कॉलम कौन सी होगी? मैलिग्नेंट प्राइमरी मैलिग्नेंट पहले, मैलिग्नेंट सेकेंडरी, प्राइमरी, जिसमें सारे के सारे सी वाले होंगे। और 4 कॉलम कौन सी होगी? कार्सिनोमा इन सीटू, बिनाइन, अनसर्टेन और अनस्पेसिफाइड। ओके, परफेक्ट, है ना। तो इसमें सारे डी वाले ही होंगे। ठीक है, तो अब ये जो है वो रियल वाली गाइडलाइन है। तो यहाँ पे PMN मतलब के प्राइमरी मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म समझना है, और MN मतलब के मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म। और यहाँ पे एग्जांपल दिया है, एडिनोमा, फाइब्रोमा, लाइपोमा, मेनिंजोमा, है ना। तो वो सब जो होगा वो बिनाइन होगा, और मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म होगा तो आईसीडी जो होगी वो C से स्टार्ट होगी, और ये जो B9 होगा वो D से होगा। और B9 न्यूप्लाज्म होगा तो एंडिंग क्या होगा? D49। ठीक है, तो D49 के बाद में जो होगा वो B9 के नहीं होंगे, वो फिर क्या होगा? चैप्टर नंबर 3 का होगा, ब्लड बॉर्न डिजीजेस का होगा, है ना। तो जो भी B9 न्यूप्लाज्म का होगा वो D49 तक ही होगा। ठीक है, तो PMN ओवरलैपिंग टू और मोर कंटेग्यूअस साइट्स। PMN माने प्राइमरी मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म। ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग मतलब के कॉमन। ठीक है, तो कंटिग्यूअस साइट मतलब कि अगल बगल में, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान है ना, इस तरह से। तो ओवरलैपिंग है दो या दो से अधिक कंटिग्यूअस साइट है। तो यहाँ पे लिखा है कि क्लासिफाइड टू सब कैटेगरी कोड 0.8 ओवरलैपिंग लीजन।
सिंपल तरीका इसमें है, देखो जहाँ पे भी 0.8 होगा ना वो ओवरलैपिंग ही होगा। देखो यहाँ पे है ना ओवरलैपिंग, मोस्ट ऑफ द केसेस, हर एक जगह पे ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ओवरलैपिंग होगा ना वहाँ पे 0.8 होगा ही होगा, ऐसा है गाइडलाइन के हिसाब से। ओवरलैपिंग होगा तो 0.8 होगा, है ना। यहाँ पे भी देख सकते हो कि मेसोथेलियोमा बिनाइन 0.8 है, ठीक है। यहाँ पे भी प्लूरा 0.8 है। तो ये गाइडलाइन ये बता रही है कि ओवरलैपिंग 2 और मोर कंटिग्यूअस साइड का होगा ना तो एंड में इस तरह से 0.8 मिलेगा कोड के एंड। ओके, तो पीएमएन ओवरलैपिंग का हमने डिस्कस किया कि वो 0.8 बाद में मिलेगा। और मलिग्नेंट न्यूप्लाज्म ऑफ एक्टोपिक टिश्यू, तो यहाँ पे दिया है कि कोडेड टू द साइट ऑफ द ओरिजिन, ठीक है। तो एक्टोपिक पैंक्रियाज होगा तो पैंक्रियाज का करना है, एक्टोपिक किडनी है तो किडनी का कर देना है। जो भी ओरिजिन साइट होगी ना उसमें उसका आईसीडी लगाना है, ठीक है। मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म ऑफ एक्टोपिक टिश्यू, तो टिश्यू जिस भी लोकेशन का होगा, किडनी का है तो किडनी का, पैंक्रियाज का तो पैंक्रियाज का, कोलन का है तो कोलन का, इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये दो गाइडलाइन है, बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ याद रखने जैसा है नहीं, ऑटोमेटिकली रह जाएगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, एनीमिया एसोसिएटेड विद मैलिग्नेंसी, ठीक है। तो एनीमिया एसोसिएटेड विद क्या है, मैलिग्नेंसी है। तो गाइडलाइन क्या है, इफ द रीजन फॉर एनकाउंटर इज एनीमिया एसोसिएटेड विद मैलिग्नेंसी, मतलब कि कैंसर, एंड ट्रीटमेंट इज डायरेक्टेड ओनली टू एनीमिया, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, मैलिग्नेंसी का आईसीडी कोड, मतलब कि सी से स्टार्ट होने वाला आईसीडी कोड। और दूसरा कोड जो होगा वो क्या होगा, अप्रोप्रिएट कोड फॉर एनीमिया, इन पर्टिकुलर D63.0, जो कि एनीमिया इन न्यूप्लास्टिक डिजीज ऐसा करके मिल रहा है, ठीक है। तो ये एकदम दिमाग में बैठा लो कि एनीमिया ड्यू टू कोई भी कैंसर है, ठीक है। कोलन कैंसर हो सकता है, पैंक्रियाज, तो एनीमिया ड्यू टू कैंसर है तो सबसे पहले क्या होगा, कैंसर वाली आईसीडी जाएगा। एनीमिया ड्यू टू कोलन कैंसर है तो कोलन कैंसर की ही पहले आईसीडी लगाएंगे, और बाद में क्या होगा, D63.0, ठीक है। तो ये हो गया एनीमिया एसोसिएटेड विथ मैलिग्नेंसी की गाइडलाइन। अब दूसरे नंबर पे क्या है कि एनीमिया एसोसिएटेड विथ कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और रेडियोथेरेपी, ठीक है। तो ये जो है कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और रेडियोथेरेपी, वो क्या होता है, मैलिग्नेंसी की ट्रीटमेंट है ना। तो बेसिकली ये जो है वो एनीमिया एसोसिएटेड विथ क्या है, एडवर्स इफेक्ट ऑफ एंटी न्यूप्लास्टिक ट्रीटमेंट है ना। तो ये एनीमिया क्या है, एडवर्स इफेक्ट है, जबकि वो जो है वो एनीमिया एडवर्स इफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पे ये जो एनीमिया एसोसिएटेड विथ मैलिग्नेंसी है और ये जो है वो एसोसिएटेड विथ ट्रीटमेंट, एंटी न्यूप्लास्टिक ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो चॉइस है, ठीक है। अगर एनीमिया एसोसिएटेड विथ कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी है तो फिर ये वाली ऊपर वाली गाइडलाइन है, और एनीमिया एसोसिएटेड विथ एडवर्स इफेक्ट ऑफ रेडियोथेरेपी है तो ये वाला है, ठीक है। तो अगर रीजन फॉर एनकाउंटर एनीमिया है और जो एनीमिया है वो क्या है, एसोसिएटेड विद एडवर्स इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी है, और ट्रीटमेंट हो रही है एनीमिया की, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, एनीमिया कोड लगाएंगे, और बाद में अप्रोप्रिएट कोड फॉर मैलिग्नेंसी। और तीसरा जो कोड होगा ना वो T45.1X5, ठीक है। तो एडवर्स इफेक्ट, तो जब मैंने आपको टेबल ऑफ ड्रग्स बताया था ना तो एडवर्स इफेक्ट में मैंने क्या बोला था कि फिफ्थ और सिक्स्थ कैरेक्टर 5 होगा, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिक्स्थ कैरेक्टर 5 है, ठीक है। तो ये हो गया कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी का साइड इफेक्ट है ना, एनीमिया तब की बात है, ठीक है। लेकिन अगर रेडियोथेरेपी की वजह से एनीमिया हुआ है, ठीक है, और ट्रीटमेंट एनीमिया की हो रही है तो फिर क्या है, एनीमिया कोड पहले जाएगा, अप्रोप्रिएट कोड फॉर मैलिग्नेंसी बाद में। लेकिन जो तीसरा कोड होगा ना वो टी कोड नहीं होगा, यहाँ पे एक है Y84.2, ठीक है। तो रेडियो थेरेपी का अगर साइड इफेक्ट है, ठीक है, तो Y84.2 होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर रेडियो थेरेपी का साइड इफेक्ट है एनीमिया तो डायरेक्टली हमें क्या ढूंढना है आंसर में, वैसे ही आंसर पे नजर टिकाएंगे जहाँ पे Y84.2 मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वही हमारा आंसर हो सकता है, बाकी नहीं है कोई चॉइस, ठीक है। तो गाइडलाइन परफेक्ट है, क्लियर है, हेलो, Yes, sir. या यस सर। ओके गुड, ठीक है। फिर आगे देखते हैं
मैनेजमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन ड्यू टू मैलिग्नेंसी। ठीक है, डिहाइड्रेशन हुआ है, और जो डिहाइड्रेशन हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? कैंसर की वजह से हुआ है। तो यहाँ पे दिया है कि द रीजन फॉर एनकाउंटर इज डिहाइड्रेशन ड्यू टू मैलिग्नेंसी एंड ट्रीटमेंट इज फॉर डिहाइड्रेशन। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, डिहाइड्रेशन पहले जाएगा, और जो मैलिग्नेंसी है जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हुआ है वो बाद में जाएगा, कैंसर का कोड बाद में लगेगा। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन का तो याद ही रख लेना है, क्या होता है? E86.0। ठीक है, डिहाइड्रेशन कोड हमें ढूंढना नहीं है, सीधा माइंड से ही लगा देंगे। क्या होता है कोडिंग में, आप हो तो आपको लिए तो क्या याद रख, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं है कोडिंग में उसकी बात है। ठीक है, तो ये गाइडलाइन क्लियर है, डिहाइड्रेशन वाली बहुत ही सिंपल गाइडलाइन है। ओके, तीसरी उसके बाद में है प्राइमरी मैलिग्नेंसी प्रीवियसली एक्साइज। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइमरी है, ठीक है, यहाँ पे सेकेंडरी मैलिग्नेंसी होगी ना तो ये बात नहीं होगी, मतलब गाइडलाइन ये फॉलो नहीं होगी। ठीक है, प्राइमरी मैलिग्नेंसी होनी चाहिए और क्राइटेरिया मीट करना चाहिए। तो क्राइटेरिया 3 है हमारे पास में, क्या क्या है? एक प्राइमरी मैलिग्नेंसी प्रीवियसली एक्साइज, मतलब कि एक्टोमी या इस तरह से कुछ मिलना चाहिए, ठीक है, रिमूवल होना चाहिए। तो ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है? नो फर्दर ट्रीटमेंट टू दैट साइट। ठीक है, कोई ट्रीटमेंट, करंट ट्रीटमेंट नहीं होनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या है? नो एविडेंस ऑफ मैलिग्नेंसी एट दैट साइट। ठीक है, तो 3 कंडीशन जब मीट होगी ना तब हम क्या करेंगे? Z85 पर्सनल हिस्ट्री ऑफ मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म, ये वाला कैटेगरी है, उस कैटेगरी का आईसीडी यूज करेंगे। कब करेंगे बताइए? 3 क्राइटेरिया क्या है? Primary malignancy previously excised, no further treatment, no evidence of malignancy at that site. ओके, परफेक्ट है ना। तो प्राइमरी मैलिग्नेंसी का रिमूवल होना चाहिए, ना कि सेकेंडरी वाली, है ना। तो प्राइमरी मैलिग्नेंसी का रिमूवल होगा और नो ट्रीटमेंट और नो एविडेंस ऑफ मैलिग्नेंसी। तो फिर Z85 जो होगा वो पर्सनल हिस्ट्री ऑफ मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म कैटेगरी है, उसका आईसीडी लगेगा। ठीक है, यहाँ पे दिया है ना, नॉट द साइट ऑफ द सेकेंडरी। कोड Z85.89 may be assigned for former site of either a primary और secondary malignancy। ठीक है, तो अगर सेकेंडरी मैलिग्नेंसी का रिमूवल है और तो ज़्यादा से ज़्यादा हम ये वाला लगा सकते हैं Z85.89, बट बाकी का कोई कोड यूज़ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसको, ये कैटेगरी को यूज़ करना है ना तो हमारे पास प्राइमरी मैलिग्नेंसी का रिमूवल डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। ओके, अब ये बहुत ही सिंपल गाइडलाइन है, बहुत ही इजी है, याद रख लेना है। ठीक है, अगर रीजन फॉर एनकाउंटर है सिर्फ और सिर्फ कीमोथेरेपी के लिए आ रहा है, ठीक है, पेशेंट आ रहा है कीमोथेरेपी के लिए, तो सबसे पहला आईसीडी होगा ना वो क्या होगा? Z51.11, एनकाउंटर फॉर कीमोथेरेपी। ठीक है, अगर रीजन फॉर एनकाउंटर इम्यूनोथेरेपी है, मतलब कि इम्यूनोथेरेपी के लिए ही आ रहा है पेशेंट, तो Z51.12। और रेडियोथेरापी है तो Z51.0, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, एनकाउंटर फॉर रेडियोथेरापी। द मैलिग्नेंसी फॉर विच थेरापी इज बीइंग एडमिनिस्टर्ड शुड बी असाइंड एज ए सेकेंडरी, मतलब कि मान लो ये कीमोथेरापी हो रही है किस चीज की? लीवर कैंसर की। तो लीवर कैंसर वाला जो होगा ना, C से स्टार्ट होने वाला आईसीडी, वो कहाँ जाएगा? Z51.11 के बाद में लगेगा, है ना, क्योंकि कीमोथेरापी उसी की तो हो रही है। ठीक है, तो समझ में आ रहा Yes, है गाइडलाइन? yes, sir. Reason for the visit ओके, primary लगाना. या ठीक है, उसके बाद में दिया है कि इफ द पेशेंट एडमिशन और एनकाउंटर इज फॉर द इंसर्शन और इम्प्लांटेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स दैट इज ब्रेकीथेरापी। ठीक है, द अप्रोप्रिएट कोड फॉर द मैलिग्नेंसी इज सीक्वेंस्ड एज द प्रिंसिपल और फर्स्ट लिस्टेड डायग्नोसिस। कोड Z51.0 शुड नॉट बी असाइंड। कहने का मतलब ये है कि ब्रेकीथेरापी जो है ना वो रेडियोथेरापी नहीं है। ठीक है, तो ऑब्वियसली Z51.0 हम नहीं लगा सकते, क्योंकि ब्रेकीथेरापी जो है वो एक तरह से ट्रीटमेंट है, लेकिन उस ट्रीटमेंट में इंसर्शन और इम्प्लांटेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। तो उसकी वजह से उस केस में हमें जो कैंसर वाला आईसीडी होगा ना वही पहले करना पड़ेगा। Z51.0 का कोई कोई लेना देना नहीं है ब्रेकी थेरापी के साथ में। ठीक है, उसके बाद में दे रहा है कि पेशेंट एडमिटेड फॉर कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, रेडियोथेरेपी एंड डेवलप्स कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, पेशेंट का एडमिशन किसके लिए हुआ है? कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी या रेडियोथेरेपी के लिए, और उसके बाद में कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुआ है। तो यहाँ पे भी यही है, जो भी थेरेपी के लिए एडमिशन हुआ है ना उसका जो था Z51 वाला वो पहले जाएगा।
ठीक है, रेडियो के लिए है तो 51.0, इम्यूनो के लिए है तो 12 और कीमो है तो 11। ठीक है, और उसके बाद में जो होगा वो कॉम्प्लिकेशन होगा और उसके बाद में कैंसर वाला होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया ना, व्हेन पेशेंट इज एडमिटेड फॉर रेडियो इम्यूनो कीमोथेरेपी डेवलप्स कॉम्प्लिकेशन सच एज नोजिया, वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन। प्रिंसिपल यही होगा, फॉलोड बाय एनी कोड्स फॉर द कॉम्प्लिकेशन, और उसके बाद में कैंसर वाला जाएगा लास्ट में। ठीक है, उसके बाद में गाइडलाइन है कि एडमिशन टू डिटरमाइन एक्सटेंट ऑफ मैलिग्नेंसी, है ना। एक्सटेंट ऑफ मैलिग्नेंसी से क्या मतलब है, कितना फैल चुका है कैंसर, वो डिसाइड करने के लिए आया है ना, कहाँ तक प्रोग्रेस हुआ है मैलिग्नेंसी का। ठीक है, तो वो ही डिटरमाइन करने का है मकसद, मतलब कि रीजन फॉर एनकाउंटर क्या है, डिटरमाइन एक्सटेंट ऑफ मैलिग्नेंसी। तो उस केस में जो पहला होगा ना आईसीडी, वो किसका होगा, कैंसर का ही होगा। यहाँ पे दिया है ना, व्हेन रीजन फॉर एनकाउंटर इज टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ मैलिग्नेंसी और फॉर ए प्रोसीजर सच एज पैरासिंथेसिस और थोरासिंथेसिस, the primary malignancy or appropriate metastatic site is designated as the principal or first listed diagnosis even though chemotherapy or रेडियोथेरेपी इज एडमिनिस्टर्ड। ठीक है, तो अगर रीजन फॉर एनकाउंटर जो है वो एक्सटेंट ऑफ मैलिग्नेंसी को डिटरमाइन करना है, तो कीमोथेरेपी चल रही है या रेडियोथेरेपी चल रही है या इम्यूनोथेरेपी चल रही है, तो भी हम G51 वाला नहीं करेंगे, क्या करेंगे, सी से स्टार्ट होने वाला आईसीडी करेंगे। क्यों, क्योंकि रीजन फॉर एनकाउंटर जो है वो एक्सटेंट ऑफ मैलिग्नेंसी डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो गाइडलाइन बहुत ही स्पेसिफिक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो याद इजीली रह जाएगी, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो मिक्सअप भी हो जाएगा। ठीक है, तो मिक्सअप नहीं करना है, प्रैक्टिस करके अच्छे से कर लेना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। Yes, sir. यस सर। ओके, अब आगे वाला जो दो कोड है C80.0 और C80.1, इसको माइंड में रख लेना है। ठीक है, तो ये जो है 80.0 है वो डिससेमिनेटेड मैलिग्नेंसी नियोप्लाज्म अनस्पेसिफाइड। डिससेमिनेटेड का मतलब क्या है, वाइड स्प्रेड। ठीक है, बहुत फैल चुका है बॉडी में, तो डिससेमिनेटेड होगा। तो डिससेमिनेटेड है तो C80.0 है इसका आईसीडी। ठीक है, इज यूज्ड ओनली इन दोज केसेस वेयर द पेशेंट हैज एडवांस्ड मेटास्टैटिक डिजीज and no known primary secondary site are specified. It should not be used in place of assigning code for the primary site and all known secondary site. ठीक है, तो C80.0 मुझे करना है, मतलब कि सिलेक्ट करना है आंसर में। तो मेरे पास क्वेश्चन में क्या मिलना चाहिए, एडवांस्ड मेटास्टैटिक डिजीज का मिलना चाहिए रेफरेंस, और नो नॉन प्राइमरी और सेकेंडरी साइट, इस तरह का कुछ मिलना चाहिए, तभी हम इसके ऊपर आंसर वाले पे ऑप्शन पे फोकस करेंगे। C80.0 डिससेमिनेटेड मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म। ठीक है, और दूसरा एक ऐसा है C80.1, तो C80.1 जो है वो क्या है, प्राइमरी मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म अनस्पेसिफाइड इक्वेट्स टू कैंसर अनस्पेसिफाइड। तो ये ऐसा समझना है कि मान लो कोई क्वेश्चन है, उसमें दे रहा है कि जो पेशेंट है वो उसको लीवर का सेकेंडरी मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म है ना, लीवर का सेकेंडरी मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म ऑफ लीवर। तो और उसके बाद में प्राइमरी कौन सा है वो नहीं दिया है। ठीक है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि सेकेंडरी वाला जो लीवर का है वो तो हम ढूंढेंगे कहाँ से, सेकंड कॉलम में से। ठीक है, उसको पहले करेंगे और दूसरी जो दूसरा आईसीडी है ना वो ये यूज करेंगे। तो ये इससे क्या पता चलेगा कि इंडिकेशन होगा कि भाई जो प्राइमरी साइट है ना वो मेंशन नहीं किया है। ठीक है, क्वेश्चन में प्राइमरी साइट का, प्राइमरी सोर्स का कोई अता पता नहीं है। ठीक है, तो जब भी प्राइमरी का कोई क्वेश्चन में रेफरेंस नहीं होगा या फिर स्पेसिफिकली दिया होगा कि प्राइमरी इज अननोन, ठीक है, तो हमें क्या करना है कि प्राइमरी अननोन की जगह पे ये C80.1 का यूज करना है। ठीक है, तो बहुत आसानी से कर लोगे। जब भी सेकेंडरी का कुछ दिया है लेकिन प्राइमरी का बताया ही नहीं है, तो भी हम कर सकते हैं C80.1 उसके लिए यूज कर सकते हैं। क्लियर है। हेलो। Yes, sir. यस सर। ओके, तो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। पहला वाला ही एग्जांपल है। ठीक है, इसके लिए कोई बुक का जरूरत नहीं पड़ेगा, कोड हमने रटा है ना तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया है, 6 weeks ago टेरी अंडरवेंट बायोप्सी प्रोसीजर एंड वाज डायग्नोस्ड विथ सेकेंडरी मेटास्टैटिक लीवर कार्सिनोमा।
ठीक है, तो ये जो लीवर कार्सिनोमा है वो सेकेंडरी है। ठीक है, तो मतलब कि प्राइमरी भी कोई होना चाहिए, है ना। यहाँ पे नहीं दिया है अभी सेंटेंस में, लेकिन आगे देखेंगे। His doctors are uncertain about the location of the primary site and have ordered further testing। ठीक है, तो डॉक्टर को प्राइमरी का पता नहीं है, मतलब कि C80.1 मेरे पास आंसर में होना ही चाहिए। ठीक है, तो 80.1 आप देख सकते हो कि हर जगह है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, खाली यहाँ नहीं है, तो ये तो वैसे ही निकल गया बी वाला। ठीक है, अब दूसरा क्या दिया, टुडे टेरी इज अंडरगोइंग कीमोथेरेपी फॉर लीवर कैंसर। ठीक है, तो अब क्या होगा, वो बोल रहा है कि भाई आज का जो रीजन फॉर एनकाउंटर है वो कीमोथेरापी है, तो मतलब क्या हुआ, आंसर कौन सा हो सकता है, सी या डी हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि Z51.11 वाला ऑप्शन है, जबकि ए में नहीं है ना। हमने देखा था ना अभी कि अगर रीजन फॉर एनकाउंटर कीमोथेरेपी है तो सबसे पहला जो है वो यही होना चाहिए, Z51.11। ठीक है, तो सी और डी हो गया। ठीक है, अब क्या होगा आंसर, कीमोथेरेपी डी। किसके लिए हो रही है, लीवर के लिए हो रही है ना। तो लीवर वाला बाद में जाएगा, और लीवर किसकी, लीवर के तो सेकेंडरी है, तो प्राइमरी क्या होगा, C80.1 वो एकदम लास्ट में होना चाहिए, तो क्या होगा, डी होगा आंसर, डी। है ना। क्योंकि ये C80.1 मतलब कि ये इसका मतलब क्या हुआ कि कीमोथेरेपी प्राइमरी अननोन के लिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। ठीक है, अननोन है तो फिर उसके लिए कैसे ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, डी ही होगा आंसर। ठीक है, तो कुछ कोड याद रखेंगे ना तो काम बहुत ही फास्ट होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। अब मान लो आपको देखना है तो इसको हम देख लेंगे, C78.7 को क्या मिलना चाहिए, सेकेंडरी मिलना चाहिए, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे मिल रहा है ना, सेकेंडरी मेलिग्नेंट नियोप्लाज्म ऑफ लीवर एंड इंट्राहेपेटिक बाइल डक्ट। ठीक है, तो आंसर सही है हमारा। तो इस हिसाब से गाइडलाइन को अप्लाई करना है, गाइडलाइन को अप्लाई करना है, और कोड काफ़ी सारे माइंड में रखने हैं। ठीक है, इजीली हो जाएगा। अच्छा, ये 5 नंबर देखो, हमने सेप्सिस का गाइडलाइन पढ़ा ना, उसके बेस पे है। द पेशेंट डेवलप सीवियर सेप्सिस ड्यूरिंग हॉस्पिटल एनकाउंटर दैट वाज नॉट प्रेजेंट ऑन एडमिशन, हाउ इज दिस कोडेड। ठीक है, तो सीवियर सेप्सिस हॉस्पिटल के एनकाउंटर के दौरान डेवलप हुआ है, एडमिशन जब हुआ था तब नहीं था। ठीक है, ए में मिल रहा है कि सिस्टमिक इन्फेक्शन एंड अप्रोप्रिएट कोड फ्रॉम R65.2 इज असाइंड एज ए सेकेंडरी DX। बी में मिल रहा है सिस्टमिक इन्फेक्शन एंड अप्रोप्रिएट कोड फ्रॉम R65.2 इज असाइंड एज ए प्राइमरी DX। और सी में मिल रहा है सिस्टमिक इन्फेक्शन इज कोडेड विद A41.9 विद कोड R65.21। डी में है A41.2 फॉलोइंग R65.2 एज सेकेंडरी DX। क्या हो सकता है ये तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इनकम्प्लीट कोड है, R65.20 या 21 या इस तरह के होगा तो ही कंप्लीट होगा, है ना। अगर मान लो इसको कैटेगरी भी मानेंगे ना तो भी हमारे पास क्या है, सीवियर सेप्सिस है और शॉक तो है ही नहीं, तो 20 ही हो सकता है, 21 तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो डी निकल गया, और सी भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे भी 21 है। ठीक है, क्वेश्चन में शॉक का कुछ है ही नहीं, तो सी और डी निकल गया, रह गया ए और बी। कौन सा होगा आंसर, ऑलरेडी ए। मैंने बताया है ना, ए ही होगा, क्योंकि ए R65.2 कभी भी पहले तो जाएगा नहीं, 65 से प्राइमरी नहीं प्राइमरी है नहीं ना। जाता। तो ए ही होगा, तो ये मेरा आंसर है। ओके ओके, ये 26 वाला देखो। द पेशेंट एडमिटेड विथ सीवियर एनीमिया ड्यू टू राइट ब्रेस्ट कार्सिनोमा ऑफ द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द फीमेल ब्रेस्ट। द फोकस ऑफ केयर इज एनीमिया, द करेक्ट सिक्वेंसिंग एंड कोड्स आर। ठीक है, तो रीजन फॉर एनकाउंटर क्या है, एनीमिया ड्यू टू मैलिग्नेंसी। ठीक है, तो पहला कोड कौन सा जाएगा, एनीमिया। अभी इतना बताया, अभी गलती कैसे नहीं, हो गई, एनीमिया ड्यू टू Malignancy. मैलिग्नेंसी, तो मैलिग्नेंसी पहले जाएगा मैलिग्नेंसी। ना, है ना। फिर और D60 D63.0। 0। ठीक है, तो बी हमारा तो आंसर बी। होगा, है ना।
तो D63.0 को है ना माइंड में सेटल कर देना है, कब? जब एनीमिया ड्यू टू मैलिग्नेंसी होगा ना तब, ठीक है। और राइट ब्रेस्ट है तो आप देख सकते हो कि लेटरलिटी कैरेक्टर भी 1 है, जो वो तो खैर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गाइडलाइन में के हिसाब से उल्टा है ना, D63 पहले लगा दिया है, तो ये नहीं करना है, गलती नहीं होनी चाहिए। ओके 36 देखो। Mrs. D Vera, 64 years old, visited the hospital for management of anti-neoplastic chemo-induced anemia resulting from treatment of right upper lobe lung cancer that metastasized to the liver, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनीमिया है वो क्या है? ड्यू टू एंटीनियोप्लास्टिक ट्रीटमेंट है, मतलब के साइड इफेक्ट। तो पहले तो बताओ कि आंसर कौन कौन सी ऑप्शन में से हो सकता है। ए और सी। यस परफेक्ट, ठीक है, ए और सी में से हो सकता है। अब ए और सी में से D61.1 किसका है और D64.81 किसका है, वो देख के बताओ कि कौन सा होगा आंसर। क्योंकि बाकी के सारे आईसीडी सेम ही है ना। या कौन सा होगा आंसर? D6481। हाँ 81 वाला होगा, क्योंकि ये तो प्लास्टिक एनीमिया का है ना, तो सी होगा आंसर, ठीक है। तो कुछ आंसर आपको मतलब के देखना पड़ेगा आईसीडी, और बाकी का हो जाएगा, ठीक है। गाइडलाइन के हिसाब से ही होगा, आईसीडी में गाइडलाइन नहीं है ना तो फिर काम होगा ही नहीं, ठीक है। तो गाइडलाइन एकदम अच्छे से माइंड में बैठा देना है। 37 भी एकदम आसान है, क्या है? माइक वॉज डायग्नोज्ड विथ लेफ्ट लोअर लोब कैंसर ऑफ द लंग एंड एनीमिया। ही वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल फॉर मैनेजमेंट ऑफ हिज एनीमिया ड्यू टू कैंसर, ठीक है, एनीमिया ड्यू टू कैंसर। तो फिर क्या होगा आंसर? ABCD में से कौन सा होगा? एनीमिया ड्यू टू कैंसर दिया हुआ है, एनीमिया ड्यू टू मैलिग्नेंसी, सी एंड डी में से होगा। या C&D में से, है ना, A और B नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद में दिया है कि एनीमिया इज द फोकस ऑफ केयर, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री इंक्लूड्स HFpEF कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, है ना। तो यहाँ पे HFpEF का क्या होगा? हार्ट फेलियर विथ प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन और मॉडरेट क्रॉनिक किडनी डिजीज एंड हाइपरटेंशन, ठीक है। तो अगर आप कोडिंग वाले हो ना तो आपको तो वैसे आसान है, कौन सा होगा? C और D में से कौन सा होगा आंसर? यहाँ पे डिफरेंस क्या है? ये जो है वो अनस्पेसिफाइड है और ये है वो अनस्पेसिफाइड। स्पेसिफिक कोड है, तो यहाँ पे कौन सा होगा आंसर में? सही होगा सर। सी। C नहीं होगा, D डी। होगा, है ना। यहाँ पे डी होगा। स्पेसिफिकली ये मेंशन कर दिया है ना, तो इसका अच्छा। डिस्क्रिप्शन देखोगे ना तो आपको ये मिल जाएगा, ये HFpEF हार्ट फेलियर विथ प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। देखो मैं बुक में बता देता हूँ आपको। ये होता तो 2 आता। हेलो ये आप यस सर, चेक कर लिया। कर लिया? मिल गया ना, HFpEF मिला, यस सर। है ना। तो उसका वजह से हमारा आंसर D होगा, D, ठीक है। और या
तो आंसर इस तरह से डी है। और इस तरह से प्रैक्टिस करोगे ना तो काफ़ी सारी चीज़ें, तो आईसीडी में ऐसा है ना कि 3-4 क्वेश्चन तो आप माइंड टू माइंड ही कर लोगे अगर अच्छे से स्टडी करोगे ना। और इजी भी है, क्योंकि कोडिंग वाले हो ना, तो कोडिंग वालों को तो वैसे भी दिन भर ये चालू ही रहता है ना, तो उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो ना, हार्ट फेलियर विथ प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन HF PEF I50, और ये हमारा अनस्पेसिफाइड कोड है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन करना है, गाइडलाइन को अच्छी तरह से माइंड में सेट कर देना है और बड़ी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक रखते हैं और कल हम कंटिन्यू करेंगे, बहुत ही कम बाकी है न्यूप्लाज्म वाले चैप्टर में। ठीक है, बाकी आगे बढ़ेंगे फिर।